हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूथ डेस्टिनेशन आईएएस पीसीएस। डिफरेंशियल इक्वेशन के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट किया है, जिसमें टाइप नंबर 2 हमने पढ़ा। आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका टाइप नंबर 1 पढ़ेंगे और देखेंगे उसमें कि किस तरह के इक्वेशन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे कि चैप्टर नंबर 7 है, इसका नाम कॉशी आइलर इक्वेशन या कॉशी यूलर इक्वेशन, इन दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। नाम से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसकी जो आइडेंटिटी है वो है होमोजीनियस। अब इस होमोजीनियस का क्या मतलब है? होमोजीनियस डिग्री के बेसिस पर नहीं, होमोजीनियस कुछ इस तरह से कि जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा उससे पहले एक्स की उतनी ही पावर लिखी होंगी। क्या बोला? फिर से सुनिए। जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा, जितने भी ऑर्डर का डेरिवेटिव, n ऑर्डर का डेरिवेटिव है तो उससे पहले x की n पावर लिखी होंगी। यह टाइप नंबर 1 है चैप्टर नंबर 7 का, और इसी की वजह से इसका नाम है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और स्पेशली इनको कॉशी आइलर या कॉशी यूलर इक्वेशन भी कहते हैं। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? देखिए, आपको इस मेथड में ये जो x d बाई डी एक्स है, इसको तो कैपिटल D से रिप्लेस करना है। यानी अगर एक डेरिवेटिव है और उसके साथ x की एक पावर लिखी है तो आप उसको D से रिप्लेस कर दीजिए। वहीं दूसरी तरफ अगर डबल ये एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स स्क्वायर है, डबल डेरिवेटिव है, डबल डेरिवेटिव, तो उसको आप रिप्लेस करेंगे d -1 से। समझ पा रहे हैं? अगर एक पावर है तो d आएगा, अगर दो पावर है, सेकेंड डेरिवेटिव है, तो दो फैक्टर आएंगे। d से स्टार्ट होगा, d -1। फिर अगर तीन डेरिवेटिव लिखे हैं इस तरह से, तो क्या कीजिए, d से स्टार्ट करेंगे, एक और फैक्टर d -1 और इसके बाद एक और फैक्टर d -2। इस तरह से आप उसको रिप्लेस करेंगे। यहां पर जो d है, जो कैपिटल D है, ध्यान रहे वो d जो हम बना रहे हैं वो एक नया वेरिएबल d बाई डी जेड के रिस्पेक्ट पर हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं। ये जो d हम लिख रहे हैं इसको रिप्लेस किया जा रहा है एक अलग नए वेरिएबल z के रिस्पेक्ट के डेरिवेटिव की तरह। और अगर RHS पर कहीं x आ जाए तो उसको रखना है e की पावर z। RHS के लिए अगर कहीं x आ रहा है, या फिर सॉल्यूशन के लिए अगर हम इसका लॉग ले लें तो log x इज इक्वल log z। ये z की वैल्यू फाइनल आंसर के लिए है। इस तरह से जब आप इसको रिप्लेस कर चुके होंगे तो आपको चैप्टर नंबर 4 से वो इक्वेशन सॉल्व होती हुई नजर आएगी। और फिर चैप्टर नंबर 4 CF प्लस PI वाला, उसमें से जो हमने टाइप सीखे हैं हम देखेंगे कौन सा टाइप बन रहा है, उसी के अकॉर्डिंग CF प्लस PI हम निकाल देंगे। लास्ट में ध्यान रहे कि फाइनल आंसर जो है वो x और y में रहना चाहिए। अब चूंकि आपका ये जो डेरिवेटिव है z में कन्वर्ट होगा तो CF के फॉर्मूलों में, PI के फॉर्मूलों में z आएगा। तो लास्ट में क्या कीजिए, ये जो z की वैल्यू आपने निकाली है ना, यहां से इस z की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे फाइनल आंसर में x लाने के लिए। तो ये है हमारा टाइप नंबर 1। इसमें हम क्या पढ़ा हमने कि होमोजीनियस जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा x की उतनी पावर ही उससे पहले लिखी होगी। ये हमारा टाइप नंबर 1 है चैप्टर नंबर 7 का। तो किस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, आइए देखते हैं, एक एक करके उनको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला ही क्वेश्चन 2016 में यूपीएससी में पूछा गया है 15 मार्क्स का। और ध्यान रहे ये आज का टाइप इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी साल इस क्वेश्चन के बिना कोई पेपर नहीं बना है अभी तक। एक भी क्वेश्चन पेपर ऐसा नहीं है जिसमें इस टाइप का क्वेश्चन ना हो। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप आज पढ़ने जा रहे हैं, बहुत अच्छे से इसको समझिए। ये 15 मार्क्स, 10 मार्क्स, यहां तक कि 20 मार्क्स तक भी ये इसका क्वेश्चन पूछा गया है। इजी क्वेश्चन होता है तो 10 मार्क्स में रहता है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन होता है तो 15 मार्क्स, और थोड़ा सा हायर लेवल का क्वेश्चन होता है तो 20 मार्क्स तक भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, 2016 में 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इजी है और समझिए इसको, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। आप इसमें देख रहे हैं जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है उससे पहले x की उतनी ही पावर लिखी है। 2 ऑर्डर का डेरिवेटिव है ना, तो उससे पहले x की 2 पावर छपी है। यहां देखेंगे आप,
अगर एक ऑर्डर का डेरिवेटिव है तो उससे पहले x की एक पावर लिखिए, और अगर एक भी ऑर्डर का डेरिवेटिव नहीं है तो उससे पहले x की एक भी पावर नहीं लिखी है। राइट साइड में कोई x नहीं है तो कोई बात नहीं, हम उसको रिप्लेस नहीं कर सकते, और x की वैल्यू e की पावर z होगी। क्या मतलब है, आप सबसे पहले ये समझिए, यहां पर एक लाइन लिखेंगे, दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, या इसका दूसरा नाम भी लिख सकते हैं सी कॉची आइलर इक्वेशन, सी इक्वेशन शॉर्ट में लिख रहे हैं कॉची आइलर इक्वेशन या कॉची यूलर इक्वेशन, दोनों बातें सही है। इसलिए क्या कीजिए, रिप्लेस या रिप्लेसिंग, क्या कीजिए, रिप्लेसिंग x d बाई डी एक्स, उसको आपको रखना है कैपिटल D। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसलिए इस फॉर्मेट में हम आपको दिखा के समझा रहे हैं कि ऐसे लिखना है, लेकिन आगे से इसको अगर नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। हाँ, तो क्या कह रहे हैं, x d बाई डी एक्स इज इक्वल कैपिटल D, और जो सेकेंड डेरिवेटिव है एक्स स्क्वायर d2 अपॉन dx2, इसको क्या रखेंगे आप, d और d माइनस 1, ये इस तरह से। समझ में आ रहा है कुछ, ये लिखने का फॉर्मेट होगा हमारा। हम कहेंगे कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब इसमें जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है उतना ही x का पावर लिखा है पहले, या फिर इसको कॉशी आइलर इक्वेशन कह देते हैं। उसके बाद आप लिखेंगे कि x d बाई डी एक्स को हम कैपिटल D से, और चूंकि हमें यहां सिर्फ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक की वैल्यू ही चाहिए, तब आप इसमें कहेंगे कि इसको एक्स स्क्वायर d2 अपॉन dx2 को किससे, d माइनस 1 से रिप्लेस करेंगे। ध्यान रहे कि यहां जो आप कैपिटल D लिख रहे हैं उसके आगे लिख दीजिए कि वेयर d इज इक्वल क्या होता है, d इज इक्वल d बाई डी जेड। ठीक है, सच दैट इसको भी यही लिख दो, क्या x की अगर कहीं वैल्यू आएगी तो उसे e की पावर z लिख देंगे ऐसे, और लास्ट में आंसर के लिए मैं समझाऊंगा अभी इसको कि लास्ट में आंसर जो आएगा वहां किस तरह से हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर इसका लॉग ले लिया जाए तो लॉग x इज इक्वल z आ जाएगा, ये हमें लास्ट में z को रिप्लेस करने के काम आएगा। इतनी बातें आप पहले ही डिस्क्राइब करके लिख दीजिए कि आप इस इक्वेशन को होमोजीनियस मानते हुए, कॉची यूलर इक्वेशन मानते हुए आप इस तरह से रिप्लेस कर रहे हैं। जितने भी डेरिवेटिव आपको इसमें चाहिए उतनी वैल्यूज आप यहां पर पहले दिखा दीजिए। ठीक है, अब उसके बाद आप इसमें रखेंगे, तो जैसे आप इसमें रखेंगे तो देखिए क्या लिखा जाएगा, देखिए कैसे लिखा जाएगा, इसको रखेंगे यहां तो d माइनस 1, ये y अपनी जगह एज इट इज -4, और ये d और ये y अपनी जगह एज इट इज प्लस 6y इज इक्वल 4, ये आ गया ऐसे। देख पा रहे हैं क्या हो रहा है, यहां हो ये रहा है कि जो सेकंड डेरिवेटिव है उसके बदले आपने ये रख दिया d माइनस 1, और ये फर्स्ट डेरिवेटिव है उसके बदले आपने यहां पर क्या रखा, ये d रख दिया। इस तरीके से लाइन आ गई, बाकी किसी को कुछ रिप्लेस करने की आपको जरूरत नहीं पड़ रही है, इस वजह से आप इसको ऐसे रहने देंगे। अब आपका क्वेश्चन ये है, इसको ठीक करिए और देखिए कि ये कुछ कैसा बन पाएगा। देखो कैसा बनेगा, यहां से d स्क्वायर माइनस d माइनस 4d और प्लस 6y कॉमन इज इक्वल 4, ऐसे लिख सकते हैं क्या। देखिए क्या कीजिए, d ये सारे एक साथ fd का फंक्शन बना के लिख दो, और जो y हैं उन्हें सबसे कॉमन निकाल लीजिए। इस तरह से हमने कॉमन निकाला, और थोड़ा ठीक करें तो आप यहां पाएंगे d स्क्वायर माइनस 5d और प्लस 6y इज इक्वल 4। अब ये जो आपके सामने इक्वेशन है ये बनी fdy और इज इक्वल समथिंग, इसको आप e की पावर भी बना सकते हैं, x की पावर 0 भी बना सकते हैं, किसी भी तरह से कर सकते हैं आप इसको। तो ये 4 लिखा है इस तरह से, fdy इज इक्वल 4। अब ये बताइए इस तरीके का आपने इक्वेशन कहां पढ़ा है, क्या ये चैप्टर नंबर 4 नहीं बन गया, fdy इज इक्वल समथिंग। तो उसका आंसर आप कैसे निकालते थे बताइए, CF प्लस PI, CF के फॉर्मूले उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट पर जो यहां डेरिवेटिव हो रहा है। तो यहां हमें पता है कि जो d है वो z के रिस्पेक्ट पर डेरिवेटिव है, इस बात का विशेष ध्यान रखें, अदरवाइज आप जल्दबाजी में CF को x बोल के लिख देंगे। x बोल के नहीं लिखना है, वहां z आएगा x की जगह। तो ठीक है, अभी आप इसका CF निकालेंगे। हमारा क्वेश्चन ये है। अब याद कीजिए
हम CF कैसे निकालते थे, बताइए CF कैसे निकालते थे? CF निकालने के लिए अगर आपको याद हो, फॉर CF के लिए पुट D इक्वल M इन FD। FD में D को M रखते थे ना, याद है? तो D इक्वल M रखेंगे तो आप यहां पर क्या पाएंगे, M स्क्वायर माइनस 5M प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और यहां से अगर आप M की वैल्यू निकालें तो आपको मिलेगा 2,3। इस तरह से 2,3 फैक्टर करके निकाल सकते हैं आप इसका आसानी से। अब ये कैसे है, रियल और डिस्टिंक्ट है ना, कैसे है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये रियल और डिस्टिंक्ट हो गए। उसके अकॉर्डिंग ये बताइए इसका CF कैसे लिखते थे, C1 e टू दी पावर M1 टू Z। याद करो Z क्यों आ रहा है, CF के फॉर्मूलों में वो आएगा जिसके रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन है, तो यहां Z के रिस्पेक्ट पर है, हम पहले ये बात बता चुके हैं आपको। प्लस C2 e टू दी पावर 3Z, ये आ गया कुछ इस तरह से, C1 e टू दी पावर 2Z प्लस C2 e टू दी पावर 3Z। Z की वैल्यू वापस एक साथ ही हम रिप्लेस कर देंगे। फिलहाल अभी हमें इसका PI निकालना है क्योंकि हमारे RHS पर 4 फंक्शन लिखा हुआ है, तो हमारे लिए 4 कांस्टेंट है। अब उसका हम PI भी और निकालेंगे, तो ठीक है निकालते हैं। लिखेंगे नाउ PI, कैसे मिलेगा PI, नाउ PI पर्टिकुलर इंटीग्रल 4 अपॉन FD D स्क्वायर माइनस 5D और प्लस 6, ऐसे तो लिखा है। अब हमें इसे किसी एक टाइप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, चाहे तो आप उसे E बना ले या फिर उसको x की पावर 0 से भी कर सकते हैं बाइनोमियल वाले केस से। तो हम क्या करें, हम इसको 4 e टू द पावर 0z लिख लेते हैं। x मत लिख देना गलती से यहां, क्योंकि जो d है वो आपने कन्वर्ट कर चुका है z के रिस्पेक्ट पर डेरिवेटिव के, ठीक है। तो d स्क्वायर माइनस 5d और प्लस 6 इस तरह से। अब क्या करते थे, याद कीजिए क्या करते थे, इस केस में d को a रखना होता था, तो पुट d इक्वल a मीन्स z का कॉफिशिएंट 0। अब रखते हैं तो ये 4, ये तो कुछ नहीं है, अपॉन 0 माइनस 0 और प्लस 6, यानी 4 अपॉन 6, तो कुल मिला के 2/3। ये इसका PI आ गया और CF इसका ऊपर ये लिखा हुआ है CF है। अब क्या करें, लास्ट में दोनों को ऐड करके जोड़ के लिखना होगा, तो क्या पाएंगे आप, y इज इक्वल C1 e टू द पावर 2z प्लस C2 e टू द पावर 3z और प्लस 2/3। ये आंसर तो आ गया, लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है। हमने कहा कि फाइनल आंसर के लिए आपको क्या करना होगा, z को रिप्लेस करना है, क्योंकि आपका क्वेश्चन तो xy में था ना, तो आपको यहां आंसर भी xy में देना है, ना कि z में। तो ये जो z की वैल्यू है इसे आप यहां से रिप्लेस करेंगे, और रिप्लेस करने के लिए हमने x इक्वल e की पावर z रखा था ना, तो वहां z की वैल्यू log x आ रही थी, इस वजह से उसको रखिए यहां। तो देखें हम यहां पर x की वैल्यू, क्योंकि x इज इक्वल e की पावर z रखा था, इसलिए log x जो है वो क्या था, वो z हो जाएगा, क्योंकि log e तो 1 होता है। अब ध्यान रहे, जहां भी e की पावर है, जहां भी e की पावर, देखो इसको कंबाइन करके समझो, जहां e की पावर z है ना, ऐसे करके समझ लो, ये e की पावर z, उसको सीधा x सोचो, और ये देखो ये x, ये e की पावर z दिख रहा है, ऐसे करके समझ लो। तो e की पावर z को x मानो अपने मन में, तो x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और ये e की पावर 3 को अलग सोचो, तो e की पावर z को x मानो तो x क्यूब हो जाएगा, आगे कोई z नहीं है। समझ में आ रहा है, यानी आप यहां e की पावर z को x मान के सोचो, और अगर उसकी कुछ कॉफिशिएंट पावर हो रही है, या फिर ऐसे समझ लो कि y इज इक्वल, इसको हम C1 e की पावर z का स्क्वायर समझ लो ऐसे, और C2 e की पावर z का क्यूब समझ लो ऐसे, और प्लस 2/3। तो आगे से हम ये लाइन लिखेंगे नहीं, सीधा अपने दिमाग से इसको सोच लेंगे कि x है, ये भी x है। इस तरह से आंसर क्या आएगा, y इज इक्वल C1 x स्क्वायर प्लस C2 x क्यूब प्लस 2/3। ये है आपका आंसर फाइनल x और y में। इस तरह से आपको इसका आंसर देना है, ये इसका फाइनल आंसर है। अब जरा ध्यान से सुनो, यहाँ गलती क्या करते हैं बच्चे, गलती ये कर लेते हैं, क्योंकि इसको कन्वर्ट तो कर लेते हैं वो, लेकिन इसका CF ना x में लिख लेते हैं जल्दी से, क्योंकि x में चैप्टर 4 हमने x में सीखा है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x में छोड़ के लिख देंगे उसको C1 e की पावर 2x प्लस C2 e की पावर 3x
n2/3। अब वो सोचेंगे एक्स वाई में आंसर आ गया तो खत्म। इतनी सिली मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। आपका जो डेरिवेटिव है वो z पे कन्वर्ट हो चुका है, तो पहले आप उसको z पे बदलना, लास्ट में आंसर को x पे कन्वर्ट करके जरूर लिखना है। इन बातों का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन गलत करा देंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, इस क्वेश्चन को देखिए, यूपीएससी 2007 में 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा गया है। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए इस क्वेश्चन का भी सेम थीम है। अगर आप इसमें देखें तो जितने ऑर्डर का फंक्शन डेरिवेटिव है उतनी ही x की पावर लिखी है। ऐसे ही यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑर्डर तो x की 1 पावर लिखी है, और एक भी ऑर्डर नहीं तो x की एक भी पावर नहीं है। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो राइट साइड में x क्यूब लिखा है, यानी फंक्शन ऑफ x है। तो ठीक है, आप पूरी लैंग्वेज वही लिखना, हम यहां पर डायरेक्ट इसको समझा रहे हैं आपको। डायरेक्ट का मतलब इसको आप लिखेंगे 2 तो एज इट इज, ये होगा d और d माइनस 1, ये आ गया ऐसे सेकेंड डेरिवेटिव को। 3 एज अ कॉफिशिएंट ये रहा, और इसको हम लिखेंगे d और -3 ये रहा, और y हमने सबसे बाहर कर दिया इस तरह से। अगर आप ये लाइन डायरेक्ट आज समझ पा रहे हैं तो इसको देखिए, और x को रखना है e की पावर z, तो e की पावर z का क्यूब। ये चीजों का एक्सप्लेनेशन आप चाहे तो साइड में दे सकते हैं, क्या कि आपने यहां डेरिवेटिव d/dz समझ लिया और x को e की पावर z रखा है। इन दो बातों को आप साइड में ऐसे लिख सकते हैं, हालांकि आपको पिछले क्वेश्चन की तरह पूरी लैंग्वेज में एग्जाम में वैसे ही समझाना है। ओके, अब हम इसको देखें तो क्या बन रहा है, 2d² माइनस 2d प्लस 3d प्लस d हो जाएगा, और -3 इस तरह से ऐसे बनेगा y, और इज इक्वल ए की पावर 3z। तो ये जो आपके सामने इक्वेशन लिखी है, अब आप इसमें क्या देख पाएंगे, ये है आपका एफ डी वाई, और ये ए की पावर ए जेड की तरह है। ए एक्स नहीं, ए जेड होगा, क्योंकि आपने डेरिवेटिव को जेड पे बदल दिया है। ठीक है, जेड पे बदल दिया, ओके कोई बात नहीं। अब देखिए इसका आंसर आप कैसे देते हैं, आंसर देते हैं y इज इक्वल सी एफ प्लस पी आई, ये होगा y इज इक्वल सी एफ प्लस पी आई। अब सी एफ के लिए d को m रखना होता है यहां, तो रख दीजिए जरा d को m, लिखो पुट d इक्वल m इन एफ डी में। तो क्या पाएंगे आप, देखो क्या, 2m² माइनस प्लस m और -3 इज इक्वल टू 0। अब यहां से m की वैल्यू सॉल्व करके निकालनी है। m की वैल्यू बताएंगे जरा कितनी आ रही सॉल्व करके, 1 और -3/2। ये दो वैल्यू आप यहां m की सॉल्व करके निकाल देंगे, फैक्टर हो जाएंगे बड़े आराम से इसके। 2 3 6 कैसे 2 फैक्टर, जिनको माइनस करके 1 हो तो 3 - 2। ओके, अब यहां ये कौन सा केस बन रहा है, रियल एंड डिस्टिंक्ट का केस बन रहा है। इसमें आप लिखेंगे कि रियल और डिस्टिंक्ट का केस है, और रियल और डिस्टिंक्ट का CF क्या था, C1 e टू द पावर m1z प्लस C2 e टू द पावर m2z। ठीक है, उस हिसाब से यहां क्या बना, देखिए यहां हो जाएगा y इज इक्वल CF इज इक्वल CF C1 e टू द पावर 1z प्लस C2 e टू द पावर -3/2z, ऐसे ये आपका CF आ गया। अब आप इसका PI निकालेंगे, PI कौन है, e की पावर 3z, और देखो यहां m किसी से मैच नहीं कर रहा ना, तो टाइप नंबर 2 होगा, याद आ रहा है, m नॉट मैचेस तो डिनोमिनेटर नॉट 0, तो टाइप नंबर 2 हो गया। तो करते हैं इसको, देखो कैसे आएगा, लिखेंगे फॉर PI के लिए हमें पता है RHS पे क्या फंक्शन है, e की पावर 3z, और नीचे ये जो फंक्शन है 2d² प्लस d और प्लस -3, ये लिखा है। अब आप इसमें क्या करें, सीधा d को a रखना होता है। क्या करना होता है, d इज इक्वल a रखना है। तो देखिए आप जब d को a रखेंगे यहां तो क्या करेंगे, पुट d इक्वल a, और a यहां पर 3 है, कॉफिशिएंट ऑफ z, वहां पर कॉफिशिएंट ऑफ x था ना, इस तरह से यहां कॉफिशिएंट ऑफ z हो जाएगा। तो रखिए इसमें PI पर्टिकुलर इंटीग्रल e टू द पावर 3z अपॉन, यहां पे रखेंगे तो 9 2 18 प्लस 3 और -3,
ठीक है, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो कुल मिला के यहां पर आपका पी आई कितना आएगा, पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/18 ए टू द पावर 3z, ये है आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब लास्ट में क्या करना होता है, सी एफ प्लस पी आई, इसे और इसे दोनों को जोड़ के लिखना है। तो जोड़ के लिखेंगे तो आप क्या पाएंगे, देखो y इज इक्वल c1 ए टू द पावर z प्लस c2 ए टू द पावर -3/2z ऐसे, और प्लस 1/18 ए टू द पावर 3z, इस तरह से आ रहा है। अब आपको ध्यान देना इस बात पर है कि आपको रिप्लेस करना होता है। क्या रिप्लेस करना है आपको, बताओ। x इज इक्वल ए टू द पावर z है, तो log x कहीं आएगा तो उसको z रख देंगे। तो आपको ना log x पे ध्यान ना दे, बल्कि कहीं ए की पावर z है तो उसको सीधा x लिख देंगे। देखो आपको नजर आ रहा होगा, ये x लिखा जाएगा सीधा, और हमने कहा z को ध्यान में रखो, बस ये e टू द पावर z, इसको x लिख देंगे तो x की पावर हो जाएंगी 3/2। वैसे ही यहां देखो, ये x की पावर देखो इस तरह से e टू द पावर z, इसे भी आप x लिख देंगे, है ना। तो इस तरह से आप क्या बना सकते हैं, c1 y इज इक्वल c1 x प्लस c2 x टू द पावर -3/2 प्लस 1/18 x क्यूब, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। तो बस इन बातों का ध्यान रखना कि CF वगैरह आप गलती से x में मत लिख देना, अदरवाइज आपको ध्यान नहीं रहेगा कि ये हमें रिप्लेस करके x में भी कन्वर्ट करना है। आप इसका आंसर x में लिखकर e में छोड़ के आ जाएंगे और वो आपका आंसर गलत करके 0 दे देंगे आपको। इसलिए इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। पहले तो उसका CF z में लिखना है और लास्ट में फिर वो कन्वर्ट करना है x की टर्म में, कुछ इस तरह से जैसे आप इसमें देख पा रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, ये देखो 2014 में 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। हमने कहा ना ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में भी आया है, 15 में भी आया है, और अकेला क्वेश्चन 20 मार्क्स में है। 20 मार्क्स में ये समझिए इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा सा एक क्यूबिक लेवल का क्वेश्चन है, तो इसलिए 20 मार्क्स में पूछा गया है। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है उतनी ही x की पावर है। यहां भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, और एक डेरिवेटिव एक पावर, एक भी डेरिवेटिव नहीं एक भी पावर नहीं, और 65 cos log x लिखा है, log x। तो देखेंगे इसको। सबसे पहले तो ये बताओ कि यहां होमोजीनियस करने के लिए आपको इसे रिप्लेस करना पड़ेगा ना, d-1 और d-2 से। ये रिप्लेस हो गया, क्यूबिक वाला, क्यूबिक वाला रिप्लेस हो चुका है। प्लस करके ये लिखा प्लस, अब 3d और d-1, ये d-1 हो गया, और प्लस आगे एक बार d ही लिखा है तो सिर्फ d लिख देंगे, प्लस 8, और y को हमने सबसे बाहर कर दिया। इस तरह से लिखा हमने, देखो एक लाइन में लिख दिया हमने इसको। आप पूरा प्रॉपर समझा सकते हैं कि हमने फर्स्ट डेरिवेटिव x d/dx को d रखा है और वगैरह वगैरह। ठीक है, राइट साइड की बात समझो जरा। ये 65 cos और log x को z लिख दूं, ये कहां से आ रहा है जरा समझोगे, इधर साइड में देख लो। यहां चूंकि हम x इज इक्वल ए की पावर z रख रहे हैं, तो log x इज इक्वल z नहीं हो जाएगा, ऐसे log x इज इक्वल z हो जाएगा। इसलिए सीधा हमने क्या किया, इस log x के बदले ये z रख दिया। टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा log x आपको मिल रहा है, उसको आप z रख सकते हैं, 65 cos z। ओके, थोड़ा इसको ठीक करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो थोड़ा, क्या पाएंगे आप, d क्यूब, हाँ इसे d स्क्वायर -3d स्क्वायर और प्लस 2d, इन्हें तो आपस में मल्टीप्लाई करके ही मिलेगा। आगे 3d स्क्वायर हो गया, -3d प्लस d प्लस 8 y इज इक्वल 65 cos z, ऐसे, ये कुछ ऐसे चला। और थोड़ा ठीक कर लो, d क्यूब, ये 3d स्क्वायर से 3d स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, और ये 2d और -3d और 3d ये भी कैंसिल हो गया। देखो क्या बच रहा है, प्लस 8, बस इतना छोटा सा, y इज इक्वल 65 और cos z बच रहा है। अब आप ध्यान से देखें, आपका इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 का एफ डी वाई इज इक्वल कॉस ए एक्स की तरह है, तो यहां x की जगह z है, ध्यान रखेंगे CF के फॉर्मूलों में x की जगह z लिखना होगा। ठीक है, क्या करें, इसको लिखेंगे आप एफ डी वाई इज इक्वल 65, ये cos z ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका आंसर क्या बनाते हैं हम, आंसर
आंसर होता है y इज इक्वल CF प्लस PI, ये आंसर होता है। अब हम किसके लिए काम करते हैं? CF के लिए काम करते हैं। देखिए जरा CF के लिए कैसे काम करेंगे आप। CF लिखेंगे फॉर CF दिखाई दे रहा है कलर? फॉर CF लिखेंगे पुट D इक्वल M इन FD में, D इक्वल M इन FD रखेंगे तो क्या पाएंगे? MQ प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और इसके फैक्टर होंगे तो M प्लस 2 हो जाएगा एक तो, और दूसरा M स्क्वायर प्लस माइनस M तो माइनस 2M और प्लस 4 ऐसा होगा इज इक्वल टू 0। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस AB दोनों का प्रोडक्ट। अब क्या करेंगे आप यहां से देख पाएंगे, यहां से एक तो M की वैल्यू -2 मिल रही है जो कि रियल और डिस्टिंक्ट हो जाएगी, ये तो हो गई रियल। दूसरे केस से देखेंगे M स्क्वायर माइनस 2M प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना श्रीधराचार्य वाला। क्या करेंगे? माइनस B तो प्लस B स्क्वायर माइनस 4AC तो माइनस 4 16 अपॉन 2A ऐसे, और इसे आप ठीक करेंगे तो पाएंगे 2 प्लस माइनस ये होगा 12 4√3 4 का 2√3 2 आयटा √3 अपॉन 2। या और ठीक करके देखें तो आपको पाएंगे 1 प्लस माइनस आयटा और √3। ये कौन सा केस हुआ बताइए, कौन सा केस बनाए? ये हाँ जी कॉम्प्लेक्स एंड नॉन रिपीट। तो आप इसमें दो केस का CF लगाएंगे, कॉम्प्लेक्स एंड नॉन रिपीट का C1 cos बीटा Z प्लस C2 sin बीटा Z, और होल के बाहर सबके e⁻α Z। और ये जो M इक्वल टू है ये रियल का केस लगा दो। इस तरह से बताओ CF क्या बनेगा? CF बनेगा C1 e⁻²Z, ये तो रियल का केस हुआ। और हमने कहा था जितने कांस्टेंट है उसी का नंबर बढ़ा के आगे चला दो। क्या मतलब? C2 cos बीटा तो √3 समझ में आ रहा होगा आपको Z, प्लस C3 sin बीटा तो √3 और Z, और इन सब के बाहर e⁻α Z 1Z। ये है आपका CF का आंसर। अभी आपने इस क्वेश्चन का CF निकाला है, अब क्या करेंगे आप इसका? अब इसका आप PI निकालेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए हमने आपको बताया PI क्या होता है? RHS 65 cos Z और अपॉन पे क्या लिखा है? D³ प्लस 8। अब याद कीजिए टाइप नंबर 4 में क्या करते थे PI निकालने के लिए? FTY इज इक्वल साइन AX या cos AX था ना, जिसमें D स्क्वायर को माइनस A स्क्वायर रखते थे, और अगर सारे D स्क्वायर फिनिश हो जाएं तो फिर रेशनलाइज करने के बाद हम क्या करते थे? वहां रेशनलाइज करने के बाद फिर से D स्क्वायर क्रिएट करते थे। तो वही काम आपको यहां करना है। मतलब नाउ पुट D स्क्वायर इज इक्वल माइनस A स्क्वायर, D स्क्वायर इक्वल माइनस A स्क्वायर, यानी -1 का स्क्वायर -1 ही होगा ऐसे, माइनस बाहर से और 1 का स्क्वायर। 1 कहां से आ रहा है? ये जो कोएफिशिएंट है ना Z का, ये होता है AZ, इसलिए यहां अच्छा तो लेकिन यहां तो D³ लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसको 65 cos Z D स्क्वायर अलग समझकर D अलग कर दो, D स्क्वायर को -1 रखा और D की वैल्यू कितनी होगी? एज इट इज प्लस 8, ये आ गया ऐसे। ठीक है, अब आप चाहें तो इसे रेशनलाइज कर सकते हैं। कैसे रेशनलाइज कर सकते हैं? देखिए रेशनलाइज 8 माइनस डी समझ लो इसे, ये 8 माइनस डी समझ लो ना इसे ऐसे। तो अब आप इसको रेशनलाइज करने के लिए क्या करें? 8 प्लस डी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, 65 को बाहर रखना और 8 प्लस डी ऐसे, और ये cos Z अपनी जगह एज इट इज आ गया। ठीक है, रेशनलाइज करने के लिए हम नीचे के निशान का रिवर्स मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे ना, तो ठीक वैसे ही हमने इसमें भी किया। 65 ओके 8 cos Z प्लस D cos Z, इन्हें तो आपस में मल्टीप्लाई कर देते थे
और नीचे फिर से डी स्क्वायर क्रिएट करने के लिए 64 और माइनस डी स्क्वायर ऐसे बना देते थे। अब यहां फिर से डी स्क्वायर को क्या रखते हैं, -1 रखते हैं ना, तो माइनस और माइनस +1 हो जाएगा, नीचे 65 और देखो वो 65 इसीलिए उसने ऊपर दिखा था ताकि वो 65 कैंसिल हो जाए। तो हर चीज का एक प्रॉपर एडजस्टमेंट है, यहाँ कोई भी चीज एवं ही नहीं लिखी हुई, ठीक है। तो इसलिए समझे कि यहाँ आपका जो लास्ट में आंसर आएगा तो इसमें आप लिख सकते हैं 65 और इसको 8 cos z माइनस sin z अपॉन ये 65 हो जाएगा। समझ गए 65 कैसे हुआ है? ओके, तो फिर ये 65 से कैंसिल करा देना, बाकी अब आप इसका पी लिख दीजिए, पी 8 cos z माइनस sin z। इस तरह से ये इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया। अब आप इसमें CF प्लस PI पहले तो दोनों को ऐड करके जोड़ के लिख दीजिए। कैसे पाएंगे? y इज इक्वल CF C1 e टू द पावर -2z प्लस ब्रैकेट C2 e टू द पावर नहीं cos C2 cos √3z प्लस C3 sin √3z और e टू द पावर अल्फा, क्या था अल्फा 1 तो z ही था, प्लस PI ये है PI प्लस 8 cos z माइनस sin z, ये लिख दिया हमने ऐसे। ये तो आ गया आपका आंसर z में, लेकिन इस आंसर को आपने लास्ट में x और y में भी कन्वर्ट करना है, यानी जहां जहां भी z है अब आप उसको रिप्लेस करेंगे वापस। क्या रिप्लेस करना होगा? हमें याद है x को क्या रखा था, बताइए क्या रखा था? x को हमने रखा है सिंस x इज इक्वल e टू द पावर z है सच दैट log x इज इक्वल z। ये दो बातें हैं। तो हमने आपको समझाया इसमें कि जहां भी आप e की पावर z देखें, जैसे ये e की पावर z और ये इस तरह से समझ लो, cos z है अकेला तो उसकी जगह हम log x रख देंगे ये, और sin फिर से z है उसकी जगह फिर से log x आएगा, और e टू द पावर z है ना ये, इस e की पावर z की जगह वापस से सीधा x रख देंगे, x हो गया। आगे 8 cos फिर से sin और cos इनके एंगल में जो z है उसकी जगह log x रखेंगे, बस इतना ही है। तो y इज इक्वल देख पाएंगे क्या आएगा, C1 x की पावर -2 या C1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस प्लस आगे क्या बनेगा C2 cos एंगल में आएगा √3 log x, क्योंकि z की जगह log x आएगा ना, z की जगह log x प्लस C3 sin √3 और फिर से z की जगह log x आ गया इस तरह से। और सबसे बाहर e की बार z लिखा है, उसके बदले फिर से क्या रखना होगा, ये x रख देंगे, तो इंटू x कर दीजिए। ये तो हमने CF को कन्वर्ट किया, x हो गया, प्लस अभी PI का नंबर प्लस 8 cos और log x माइनस sin log x इस तरह से। तो अब आप देख पाएंगे यहाँ ये इसका कंप्लीट आंसर है, जो अब पूरा x और y में है, नीचे नहीं दिख रहा है, लो और थोड़ा सा ऊपर समझा देते हैं। अब देख लीजिए ये पूरा का पूरा आंसर x और y में है। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और देखा आपने 20 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है होमोजीनियस का, ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर क्वेश्चन इसका प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। ये वो टॉपिक है जो घनघोर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक छोड़ना नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये भी 2015 में 13 मार्क्स का पूछा गया है, 13 मार्क्स का। इसमें आप देख सकते हैं जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है, 4 ऑर्डर है तो x की 4 पावर लिखिए, 3 ऑर्डर है तो x की 3 पावर है, और 2 ऑर्डर है तो x की पावर 2 है, 1 ऑर्डर है तो x की 1 पावर है, इस तरह से। और आगे ये y होना चाहिए, यहाँ y की वैल्यू y ही लिखा है, वो मिसप्रिंट हो रखा है, और x स्क्वायर और ये जो भी x के फंक्शन है। तो क्या आप इसमें समझ पाए कि ये कॉची यूलर्स इक्वेशन या फिर होमोजीनियस चैप्टर नंबर 7 टाइप नंबर 1 है? इस तरह से आपको पहचानना है। तो सीधा हम इसको डायरेक्ट लिख दें, क्या करें, इसको d -1 d -2 और एक और फैक्टर आएगा d -3। 4 ऑर्डर है ना, तो 4 फैक्टर लिखे जाएंगे इस तरह से, d से स्टार्ट करना है और 4 गिन के 4, 1 2 3 4 4 फैक्टर्स लिखे जाएंगे। आगे प्लस 6 करके ये क्यूब है, तो d -1 d -2
इस तरह से D-2 3 फैक्टर हो गए। आगे लिखो 4, ये 4 लिखा है, D और D-1 2 फैक्टर आएंगे, ठीक है। -2, अब ये D ये एक ही बार लिखा जाएगा, ये देखो 2D, और -4, इस -4 को ऐसे लिखो और सबसे बाहर y कॉमन निकाल दो, इस तरह से। ये हमने इस पूरे ब्रैकेट से बाहर y लिया, जबकि राइट साइड में इसे हम e⁻2z बना सकते हैं और ये 2 cos log x उसको हम z लिखेंगे। ये कहां से आ रहे हैं, अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो हमने यहां x को e⁻z लिखा है सच दैट log x इज इक्वल z हो जाएगा। तो जो राइट साइड में ये log x लिखा है ना, ये log x लिखा है, उसको तो हमने सीधा z रख दिया, ये z रख दिया है, और x है उसके बदले e⁻z, तो उसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, सबको ठीक करेंगे, और उसके बाद आप इसमें इन सबको एक 4 ऑर्डर का f/d(y) का फंक्शन बनाएंगे। तो वो फंक्शन मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ ऐसा बनेगा, बताइए क्या बनेगा, d4 -3d² -4, बस इतना ही, और y इज इक्वल e⁻2z प्लस 2 cos z। आप इनको आपस में इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कीजिए, कुछ चीजें टर्म्स कैंसिल होंगी, और इस तरीके का ये फंक्शन आपका बन करके सॉल्व होके आ जाएगा। अब ये फंक्शन हमारा बन के आ गया है। इस क्वेश्चन के लिए हमारा ये फंक्शन हमारा इक्वेशन है, और अब आप इसके लिए आंसर करेंगे f/d, और ये y है, और राइट साइड में फंक्शन लिखे हैं, इसके 2 pi हम निकालेंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये हम इस तरह से आप इसको f/dy इज इक्वल बना देंगे। अब इसका आंसर हम लिखेंगे, आंसर y इज इक्वल CF प्लस PI, पर्टिकुलर इंटीग्रल y इज इक्वल CF प्लस PI। अच्छा, फॉर CF के लिए बताइए क्या किया, CF के लिए d को m रखा होगा, m, जैसे हम रखेंगे इसमें m4 -3m² -4 इज इक्वल टू 0 में, तो इस तरह से इस 4 ऑर्डर की इक्वेशन के 4 रूट निकल के आएंगे, 4 रूट, m की वैल्यू निकल के आएंगे आपके यहां से, m इज इक्वल कितना, 2 -2 प्लस माइनस आएगा, बस ये 4 वैल्यू आपकी निकल के आ जाएंगी। पहली 2 तो रियल और डिस्टिंक्ट है, और ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। CF का आंसर आप इसमें निकालेंगे C1 e⁻2z प्लस C2 e⁻2z प्लस, ये कॉम्प्लेक्स है, 0 प्लस माइनस आएगा, तो क्या लिखेंगे आप इसको, C1 cos z प्लस C2 sin z, ये है इसका CF। e⁻α जो है वो तो 0 है, इसलिए वो 1 हो जाएगा, e⁻0 1 हो जाएगा। इस तरह से आप इसको z में CF निकाल के दे देंगे। अब इसके 2 PI निकलने होंगे, कौन कौन से, एक e⁻2z के लिए और दूसरा 2 cos z के लिए, ठीक है। तो 2 PI निकालते हैं इसके, देखते हैं कैसे निकलेगा। PI नंबर 1, PI1 पहले निकालेंगे, क्या है, e⁻2z अपॉन f/d, d4 -3d² -4 इज इक्वल टू ऐसे। अब यहां मैच तो नहीं कर रहा है, या कर रहा है, हाँ, d इक्वल टू देखो मैच कर रहा है ये a से, तो क्या करेंगे, टाइप नंबर 3 हो गया ना, डिनोमिनेटर 0 का केस, तो अब आप यहां कहेंगे एट d इक्वल टू डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0, 0 हो रहा है, इसलिए याद कीजिए क्या किया था उसमें हमने, डिफरेंशिएशन किया था ना, डिफरेंशिएशन, e का ऊपर z से मल्टीप्लाई, f/d का नीचे d के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन, इस तरह से आपने इसमें करना था। तो देखिए क्या किया, यहां देखिए PI नंबर 1, इसको z से मल्टीप्लाई, e⁻2z अपॉन 4d³ माइनस 6d, और माइनस ये 0 हो जाएगा ऐसे। अब इसमें d को 2 रखेंगे तो अब 0 नहीं हो रहा होगा, देखो चेक करके देखो, एट d इक्वल 2, तो 2 का क्यूब 8, 8 4 जा 32, और माइनस 12, अभी नहीं होगा तो 20 आ जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर जो हो रहा है
वो 4 इंटू 8 माइनस 6 इंटू 2 32 माइनस 12 कितना आ रहा है 20। इस तरह से यहां पीआई नंबर 1 इसमें अब 0 नहीं आ रहा, z e की पावर 2z अपॉन कितना 20, ये है इसका फर्स्ट पीआई। इस तरह से हम इसको निकाल देते हैं। टाइप नंबर 3 में करते थे ना ऐसा कि एक बार डिनोमिनेटर अगर 0 हो रहा है तो एक बार डिफरेंशिएशन कर देते थे कुछ इस तरह से। तो हमने कुछ ऐसे इसको डिफरेंशिएट किया, फिर उसके बाद इसमें d को a रखा, तब इसमें डिनोमिनेटर 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0 ऐसे कर देंगे और जो आंसर आ रहा है बस वही लिख देंगे। अब इसका सेकंड पीआई निकालते हैं, पीआई नंबर 2, सेकंड पीआई। तो पीआई नंबर 2 जरा बताएंगे क्या है सेकंड वाला? 2 cos z अपॉन ये d4 है, माइनस 3d स्क्वायर fd था, माइनस 4 है, ये लो माइनस 4। अब याद कीजिए इसमें क्या करते हैं, कॉस वाले में डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर रखते हैं, डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर। अब जरा रख के देखिए, एट डी स्क्वायर इक्वल माइनस ए स्क्वायर, डी स्क्वायर इक्वल माइनस ए स्क्वायर मतलब माइनस 1। तो जैसे आप इसमें माइनस 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा और ये प्लस 3 हो जाएगा, और 1 और 4 कितना हो रहा है 3, 3 प्लस 1 4 और माइनस 4, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। क्या पा रहे हैं आप यहां पर, डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है ये होगी 1, ये प्लस 3 और ये माइनस 4, और फिर से डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। अब फिर से वही केस है, अगर कभी ऐसा हो तो ऊपर वाले फंक्शन को z से मल्टीप्लाई और नीचे जो है वो क्या करेंगे, नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो यहां पर डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 आ रहा है। सो पीआई नंबर 2, इसको आप z से मल्टीप्लाई कर दें, 2z cos z और नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या पाएंगे 4d क्यूब माइनस 6d, और 4 तो कैंसिल होके 0 हो चुका है। अब इसमें रख के देखें तो आप इसमें पाएंगे कि शायद अब ये 0 नहीं हो रहा, लिखेंगे एट डी स्क्वायर इज इक्वल माइनस 1, क्या कहेंगे डिनोमिनेटर को रखेंगे pi2 2z cos z अपॉन यहां पे रखेंगे तो माइनस 4d हो जाएगा और माइनस 6d हो जाएगा। देख पा रहे हैं, ये d क्यूब है ना, उसको समझो डी स्क्वायर इंटू डी, और डी स्क्वायर तो माइनस 1 है तो माइनस 4d हो जाएगा और माइनस 6d, यानी कुल मिला के कितना बन रहा है, ये 2z cos z अपॉन माइनस 10d। ठीक है, अब एक तरीका तो यह है कि 1/d से इसका इंटीग्रेशन कर दो बाई पार्ट से, दूसरा तरीका ये कि d से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो आप इसको क्या लिखेंगे माइनस 1/5 ऐसे, d से ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, नीचे कर लो इसको d स्क्वायर ऐसे, z cos z ये रहेगा z cos z, फिर से d स्क्वायर को क्या रखें माइनस 1, d स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा तो क्या बनेगा माइनस 1/5, इसका डिफरेंशिएशन cos z, z का 1 हुआ और z को रोका तो cos का माइनस साइन z होता है ऐसे, अपॉन पर ये माइनस 1 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं पीआई नंबर 2 1/5 ऐसे, cos z माइनस z साइन z। इस तरह से हम इसका सेकंड पीआई निकाल चुके हैं। यह है इसका सेकंड पीआई। पीआई 1, पीआई 2 और सीएफ जो हमने स्टार्टिंग में निकाला था, इन तीनों को जोड़ के लिख दें, उसके बाद z को रिप्लेस करना होगा x के टर्म में। तो देखते हैं कैसे रिप्लेस किया जाएगा। हाँ जी बताइए, y इज इक्वल क्या लिखा आपने, c1 e to the power 2z, c2 minus 2z, c3 cos z, c4 sin z। ये तो था इसका CF, याद है CF अभी हमने निकाला था, वो इसका CF हमने लिख दिया है। प्लस PI1 कितना है, प्लस है माइनस, प्लस e to the power 2z अपॉन 20, और ये इसका सेकेंड PI 1/5 ब्रैकेट cos z माइनस z sin z। इस तरह से ये इसका आंसर तो है,
लेकिन अभी आपको इसको x में कन्वर्ट करके लिखना है। इस आंसर को x में कन्वर्ट करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे x में कन्वर्ट करके? ये बताइए कि हमने सिंस क्या लिखा हुआ है, x इज इक्वल e टू द पावर z लिखा हुआ है, सच दैट log x अगर कहीं आता है तो उसको हम z लिख देंगे। तो जहां कहीं भी e है तो यहां देख पाएंगे आप, ये e है, इसको हम x लिख देंगे। ये भी यहां ये e है, इसको भी x लिख देंगे। और cos z के बदले log x, यहां भी cos sin z के बदले log x। यहां फिर से e बन रहा है, इसको आप क्या लिखेंगे, x स्क्वायर, यहां cos z और ये sin log। इस तरह से बनाइए इसको, देखो कैसे बनेगा लास्ट लाइन। देखो कैसे बनाए, इस तरह से बना के लिख देते हैं, y इज इक्वल c1 x स्क्वायर प्लस c2 x की पावर -2, या c2 अपॉन x स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस c3 ब्रैकेट ऐसे लिखो, c3 cos ब्रैकेट में log x प्लस c4 sin ब्रैकेट में log x। ऐसे ये तो इसके CF का कन्वर्जन हुआ। अभी इसको लिखें तो आप क्या पाएंगे, x स्क्वायर अपॉन 20 और z की जगह log x प्लस 1/5 और ब्रैकेट में क्या है, cos log x ऐसे, प्लस नहीं माइनस है, माइनस log x और sin ब्रैकेट में फिर से log x। ये है इसका PI, और इस तरह से आपने कंप्लीट आंसर ये बना के दे दिया है x और y में। तो देखा आपने, वो z में आंसर था, इसको हमने कन्वर्ट किया किसमें, x में कन्वर्ट कर दिया है। ये है इसका कंप्लीट आंसर। 13 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन था ये, आपने इसमें देखा। तो इस तरह से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। देख लीजिए आप एक बार इसका आंसर। ओके, अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 काफी अच्छा सवाल है, 2008 में आप देख सकते हैं। ये भी यूपीएससी में 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। कोई भी ईयर ऐसा नहीं है जिसमें इस टाइप से क्वेश्चन ना पूछा गया हो, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट टाइप। देखो इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि यहां 2 ऑर्डर है ना, तो एक्स क्यूब लिखा है, एक ऑर्डर है ना तो एक्स स्क्वायर लिखा है, और एक भी ऑर्डर नहीं फिर भी एक एक्स लिखा है। तो क्या आप इसमें देख पाएंगे कि एक्स ना, एक एक्स फालतू है। इट मींस आप इसमें से एक्स कॉमन निकाल ले, एक एक्स जो है आप इसमें से कॉमन निकाल लें, और जैसे आप इसमें से कॉमन निकालेंगे तो आप ऐसा पाएंगे, एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश -3x वाई डैश और प्लस वाई ऐसे। और वो जो x आपने कॉमन लिया उसको राइट साइड में पहुंचा दें ऐसे बना के, 1/x ऐसे, साइन log x और प्लस 1/x अलग। देखो इस तरह से कर सकते हैं क्या, हमने यहां से एक x कॉमन निकाल के RHS पे पहुंचा दिया, ठीक है। अब आप इसमें रिप्लेस करेंगे, किस तरह से रिप्लेस करेंगे, देखो क्या लिखते हैं, लेट x इज इक्वल e टू द पावर z सच दैट log x इज इक्वल z आ जाएगा। और वो रिप्लेसमेंट हम जानते हैं क्या होगा, d -1 -3d और +1 यहां से y कॉमन इज इक्वल, देखो ये 1/x है ना, x की पावर -1, तो इसको मैं e की पावर -z लिख दूं ऐसे, 1/e की पावर z आएगा, वो ऊपर जाके ऐसे लिखेगा, और साइन z हो जाएगा, फिर से e की पावर -z हो गया। इस फंक्शन को थोड़ा ठीक कर ले, डी स्क्वायर -d और -3d -4d और +1 y इज इक्वल e टू द पावर -z साइन z प्लस e की पावर -z। तो अब हमारे पास जो ये फंक्शन बना है ये है हमारा चैप्टर नंबर 7। अब उसके लिए हम क्या करते हैं चैप्टर 7 में, ये हमारा fd हुआ, y इज इक्वल e की पावर -z साइन z। इसके लिए हम 2 pi निकालेंगे, 2 pi निकलेंगे, एक पहले टर्म्स के लिए एक दूसरे टर्म के लिए, ठीक है। CF के लिए काम करते हैं, आंसर तो हम जानते हैं, लिख दिया करो शुरू में ही आंसर, y इज इक्वल CF प्लस PI, ठीक है। फॉर CF क्या, पुट d इक्वल m इन FD में d को m रख दीजिए, क्या पाएंगे, m स्क्वायर -4m +1 इज इक्वल टू
0। कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे, देखिए कैसे आ रहे हैं, m इज इक्वल बताएं सीधा √3, बस इतना, आइटा नहीं, कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो फिर ये रियल एंड डिस्टिंक्ट हो गया। ठीक है, m की वैल्यू आप इसमें फॉर्मूला लगा के निकाल देंगे, तो रियल और डिस्टिंक्ट हो जाएगा 2 + -√3। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा ही आ जाएगा। तो अब क्या कीजिए, इसका CF बनाइए, CF C1 e⁻m1 2 + √3 ले लो, तो 2 + √3 ऐसे √3 Z प्लस C2 e⁻2 - √3 और Z। ये इस तरह से आप इसका CF बना के लिख दीजिए। लास्ट में हम इसको x में कन्वर्ट करेंगे, अभी देखेंगे कैसे कन्वर्ट होगा। ठीक है जी, अब इसके 2 PI निकलेंगे। PI नंबर 1, चलिए PI नंबर 1 बताइए, e⁻ -z sin z अपॉन t² -4d, ये है जी FD। RHS का एक टर्म ले लिया हमने और नीचे FD है। अब याद कीजिए, हमने आपको समझाया था टाइप नंबर 7, जब दो फंक्शन है, टाइप नंबर 7 किसका, चैप्टर 4 टाइप नंबर 7। ठीक है, चैप्टर 4 का टाइप नंबर 7 में हमने बताया था, अगर दो फंक्शन है उनमें से एक ई हो तो सबसे पहले ई का यूज, और ई का यूज करने के लिए क्या था, डी को डी प्लस ए से रिप्लेस करना था। ठीक है, तो लिखेंगे यूज ऑफ e⁻−z, इसका यूज करना है। इसके लिए d को d प्लस ए यानी d-1 से रिप्लेस करना है। ठीक है, d-1 से, और जब ऐसा होता है तो आपको पता है e⁻−z और ये sin z अपॉन सभी जगह d-1 से रिप्लेस कर देना होता है। तो ये कर दिया हमने, -4 और d-1 +1, इस तरह से। ऐसे जब आप इसको रिप्लेस करें तो उसके बाद आप इसको थोड़ा ठीक करेंगे और फिर ये टाइप नंबर 4 या 5 में से कोई एक हो जाएगा। क्या बना, इसको ठीक करके बताएं। d² -6d और +6 ऐसा बन रहा है। ठीक करेंगे, होल स्क्वायर खोलेंगे ना, तब ये इस तरीके से आ जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं, d² को -a² रखते हैं। अब क्या करते हैं, d² को -a², तो पुट d² इज इक्वल -a², मतलब -1। तो अब आप इसमें रखें तो क्या पाएंगे, e⁻−z sin z अपॉन -1 -6d और +6 ऐसे। ठीक है, या ठीक करें तो कैसा होगा, e⁻−z sin z अपॉन ये क्या बनेगा, 5 - 6d 5 - 6d ऐसे। d² फिनिश हो गए ना सारे। अब सभी d² फिनिश हो जाएं तो फिर से रेशनलाइज करना पड़ता है, याद है। तो आप इसको 5 + 6d से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए क्या कहें, 5 + 6d से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड, कुछ इस तरह से बनेगा। देखें, हाँ जी, e⁻−z शिफ्टेड है, इसमें कुछ इसका लेना देना नहीं। 5 + 6d ऊपर ऐसे और 5 + 6d ऐसे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया हमने। और sin z इसी के लिए हो रहा है, तो इसलिए 5 - 6d ये इस तरह से लिखा है। ठीक है, e⁻−z 5 sin z प्लस 6d sin z अपॉन क्या कर सकते हैं, 25 - 36d²। और आप यहां से d² को तो -1 रख देंगे और ये d साइन क्या करेगा, डिफरेंशिएशन कर देगा। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस। इस तरह से देखो क्या बनेगा फिर, देखो e⁻−z 5 sin z प्लस 6 cos z, ये हुआ। अपॉन पर जरा बताएंगे क्या बन रहा है, 25 + 36 हो जाएगा, जिसको हम 61 लिख सकते हैं। 25 + 36 ये 61 बैठेगा। तो कुल मिलाकर PI नंबर 1 इज इक्वल 1/61
ए टू द पावर माइनस जेड 5 साइन जेड प्लस 6 कॉस जेड। इस तरह से आप इसका पहला पीआई निकाल देंगे। ये अभी जेड में है, अभी इसका दूसरा पीआई बाकी है, उस सेकंड पीआई को भी हम निकालेंगे। तो बताइए जरा सेकंड पीआई क्या होगा? सेकंड पीआई नंबर 2 ए टू द पावर माइनस जेड अपॉन माइनस 1 प्लस 1 हो गया। ठीक है, इस तरह से ए की पावर माइनस जेड अपॉन डी स्क्वायर, और इसमें तो आप देख सकते हैं मैच नहीं कर रहा है कोई भी वैल्यू। तो अब इस केस में क्या करते थे हम, यहां पुट डी इक्वल ए मतलब -1, इस तरह से -1 रखते हैं। तो जब इसमें रखेंगे तो तब आप डिनोमिनेटर देखेंगे कितना होगा 1, और ये +4 हो जाएगा, ये +1 होगा तो 6 हो जाएगा, जो कि 0 तो नहीं है, इसीलिए इसका डिनोमिनेटर यही आ जाएगा। तो सेकंड पीआई नंबर 2 क्या 1/6 ए टू द पावर माइनस जेड, ये इसका सेकंड पीआई बन गया। अब ये PI2, PI1 और CF हमने स्टार्टिंग में लिखा है, तो इस तरह से आप इसका तीनों आंसर जोड़ के लिखो। क्या पाएंगे जोड़ के आप? y इज इक्वल, बताइए CF क्या था? C1 √3z प्लस C2 e टू द पावर 2 माइनस √3z प्लस अभी ये PI 1/61 और e टू द पावर माइनस z, ठीक है, 5 साइन z और 6 cos z। ये तो PI1 और सेकंड PI ये है 1/6 e टू द पावर माइनस z, 1/6 प्लस 1/6 e टू द पावर माइनस z। ये हमारा z में आंसर आ गया है y का। अब आप क्या कीजिए, लास्ट में जाते जाते इसका z कन्वर्ट कर दीजिए x में। x में हमें कन्वर्ट करने का क्या लिखा था बताओ? सिंस x को हमने रखा था e की पावर z सच दैट log x इज इक्वल z। ये वैल्यू अब वापस आप इसमें रखिए तो आपको क्या मिलेगा? y इज इक्वल C1 x की पावर 2 प्लस √3 प्लस C2 x की पावर 2 माइनस √3। समझ पा रहे हो? ए की पावर z को x रख रहे हैं, आगे प्लस 1/61 x की पावर -1 और ब्रैकेट में क्या आएगा 5 साइन log x प्लस 6 cos log x, ऐसे 6 cos log x, देखिए इस तरह से, और 1/6 ये प्लस 1/6 x की पावर माइनस, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। और ये आपका x और y में फाइनल आंसर है। बस लास्ट में आपको इसे x y में कन्वर्ट करके कुछ इस तरह से लिख देना है, इसके आगे इसको कुछ नहीं करना, बस ये इसका फाइनल आंसर है। तो इस तरह आपने देखा ये क्वेश्चन किस तरह से कन्वर्ट हुआ है। अच्छा सवाल था, आपको इसी तरह से इन सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और देख लेते हैं, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 है, ध्यान दीजिए इस पर, यह भी बहुत अच्छा सवाल है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा x कॉमन निकालना पड़ रहा था, इसमें आप देखेंगे कि जो अपॉन पर डिनोमिनेटर में x है ना, कहां है x? ये 2y अपॉन x दिख रहा है, 2y अपॉन x। थोड़ा बड़ा कर देते हैं, देखो अब देखो ये जो 2y अपॉन x है, अब देखिए ये 2y अपॉन x आपको पूरे क्वेश्चन से मल्टीप्लाई कर देना होगा, तब आप इसमें पाएंगे कि जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव उतनी ही x की पावर लिखी। तो यहां जिस तरह पिछले क्वेश्चन में x कॉमन लिया था, अभी यहां हमें मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो दोनों बातों का ध्यान रखेंगे। और ये देखो 2006 में 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा गया है, 15 मार्क्स का। कोई भी क्वेश्चन मैं यहां पर आपको अपनी तरफ से नहीं करा रहा हूं, ये वो सभी क्वेश्चन हैं जो पिछले साल पूछे गए हैं यूपीएससी के अंदर या फिर किसी डिफरेंट पीसीएस एग्जाम्स के अंदर, जो हमारे इस एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्या करेंगे आप, x³ d3y अपॉन dx3 प्लस 2x² d2y अपॉन dx²
प्लस 2y इज इक्वल, राइट साइड में देखो क्या होगा, 10x प्लस 1/x, ऐसा हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई सबको। अच्छा, अब फिर उसके बाद वही लाइन लिखना होगा, क्या लिखेंगे, लेट x इज इक्वल e टू द पावर z सच दैट, क्या कीजिए, log x इज इक्वल z, रिप्लेस करेंगे, और रिप्लेस करने के बाद आप पाएंगे इसमें कि d माइनस 1, d माइनस 2, ऐसे, ये 2d और d माइनस 1 और ये 2 होल ब्रैकेट के बाहर y इज इक्वल 10, ये देखो ब्रैकेट में क्या होगा, e की पावर z, और ये क्या होगा, e टू द पावर माइनस z, 1 अपॉन है ना, इसलिए ऐसे ब्रैकेट यूज करेंगे और इसे ठीक करके देखेंगे कि क्या बन रहा है। चलिए देख लेते हैं क्या बनेगा। ये है कुछ इस तरह से, अब देखो ठीक करके क्या बनेगा, d क्यूब माइनस 3d स्क्वायर और प्लस 2d, आगे से 2d स्क्वायर माइनस 2d और प्लस 2, ये y इज इक्वल 10 e टू द पावर z e टू द पावर माइनस z, इस तरह से ये है हमारा फंक्शन। और कुछ कैंसिल हो रहा है तो कर दीजिए, d क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस, तो माइनस के d स्क्वायर प्लस 2d और माइनस d, ये तो कैंसिल, और प्लस 2, बस इतना ही बच रहा है, y इज इक्वल 10 e टू द पावर z प्लस e टू द पावर माइनस z। अब हमारे लिए फंक्शन ये है जो आपके सामने नजर आ रहा है। इसके लिए CF निकालेंगे, फिर PI निकालेंगे और देखते हैं फिर क्या क्या वैल्यू आती है M वगैरह की। तो इसका आंसर FD y इज इक्वल, ये 10 e टू द पावर z e टू द पावर माइनस z, ऐसे। फॉर CF यादें क्या करते हैं, अब तो पुराना हो गया, पुट d इक्वल m इन FD, FD में d को m रखी तो आप पाएंगे m क्यूब माइनस m स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0, m क्यूब माइनस m स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। m की वैल्यू सॉल्व करके कितनी आ रही है, देखिए हम इसको एक तरीका बताते हैं आपको सॉल्व करने का, अगर थोड़ा फैक्टर करने में दिक्कत आएगी तो देखिए कैसे करेंगे। एक बहुत इजी मेथड, सबसे पहले आप ना इसके कोफिशिएंट्स को सीरियल वाइज बिना ऑर्डर को चेंज किए, मतलब क्यूबिक है 1 माइनस 1 और सिंगल ऑर्डर का नहीं है तो 0, कंप्लीट ऑर्डर होना चाहिए, और ये 2, ऐसे कोफिशिएंट लिख लीजिए ऐसे करके, ऐसे, ठीक है, इस तरह से आप इसके इस तरह कोफिशिएंट लिख लीजिए, और एक वैल्यू चेक करनी है आपको जो इसको सेटिस्फाई करेगी, सिर्फ एक वैल्यू, तो इसको आप चेक करेंगे तो -1 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो जो वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है ना -1, उस -1 को आप इधर लिख लो, बस ये वाली -1, ये वैल्यू इधर लिख लो। उसके बाद क्या करना है, जो फर्स्ट वैल्यू है उसको कुछ मत कहना, एज इट इज लिख दो यहां 1 ऐसे, और फिर इसे मल्टीप्लाई कराओ, इधर मल्टीप्लाई, जो भी रिजल्ट आया इसको मल्टीप्लाई कराओ और आगे छाप दो, यहां इसे यहां पे मल्टीप्लाई करना है, लिख देते हूं मैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई एंड नेक्स्ट, ये काम हमें आगे, इसको मल्टीप्लाई करो और आगे लिखो नेक्स्ट, यानी ये -1 आएगा और इन्हें सॉल्व करके लिखो जो भी आएगा, जैसे -2 आया, अब इसे -2 को मल्टीप्लाई करना है फिर यहां, तो ये आएगा 2, इन्हें आपस में सॉल्व करो, जो भी बन रहा है 2, फिर से इसे 1 को इसी से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करो -2 और ये आएगा 0, लास्ट में हमेशा 0 आएगा अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब ये जो इक्वेशन है ना, ये तो थी क्यूबिक, ये कैसी थी, ये क्यूबिक थी, अब ये जो इक्वेशन है ये होगी स्क्वायर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, 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 तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी आप इसको m स्क्वायर -2m और +2 इज इक्वल टू 0 करके इससे आप फैक्टर बना करके सॉल्व कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट निकल के आएंगे। तो ये थोड़ा सा तरीका होता है एक ही लाइन में डिवाइड करने का। अब आप इसके फैक्टर कर सकते हैं, तो इसके फैक्टर करने के लिए आपको इसमें श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाना होगा,
m इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर और माइनस 4ac 8 हो जाएगा अपॉन पर 2 जो मिलेगा आपको 2 प्लस माइनस रूट में -4 अपॉन 2 या कह सकते हैं 1 प्लस माइनस आइटा इतना बनेगा। ठीक है, एक तो इसका ये रूट है -1 जो इसको सेटिस्फाई कर रहा था और 2 रूट यहां से, तो क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगी। यानी कुल मिला के आपको m के इस तरह से ये 3 वैल्यू मिलेंगी, एक होगी -1 और दूसरा 1 प्लस माइनस आइटा। ये इसके बेसिस पर आप इसका CF लिखेंगे। क्या करें, C1 e टू द पावर -1 z का ध्यान रखें, z कैसे आएगा, यहां जो डिफरेंशियल कॉफिशिएंट है वो z के रिस्पेक्ट पर है, प्लस C2 cos z प्लस C3 sin z और सबसे बाहर e की पावर अल्फा मतलब 1z। ये तो बनेगा इसका CF, ये बन गया जी CF इसका। ओके, अब इसके 2 PI आपको निकालने पड़ेंगे। 2 PI कौन कौन से 2 PI है, 10 तो बाहर से चल रहा है, एक e की पावर z है और एक e की पावर माइनस z है। ठीक है, उसके बेसिस पर 2 PI निकालने हैं और ध्यान रहे इसका क्यूबिक इक्वेशन क्या था, m क्यूब माइनस m स्क्वायर प्लस 2, तो वही हम FD बना के ऊपर कर देंगे। ठीक है, तो अब हम इसका फर्स्ट PI निकालने जा रहे हैं, PI नंबर 1 10 e टू द पावर z के लिए, तो क्या कहेंगे, d क्यूब माइनस FD क्या है, डी स्क्वायर प्लस 2, ये है। अब इसमें मैच तो कर नहीं रहा है, -1 कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें 10 e टू द पावर z अपॉन 1 -1 प्लस 2, डिनोमिनेटर 0 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आएगा 5 e टू द पावर z। ये इसका पहला PI आया। दूसरा PI नंबर 2 वो कैसे है, 10 e टू द पावर माइनस z अपॉन डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर प्लस 2। अब इसमें आप पाएंगे ना कि एट डी इक्वल ए मतलब -1, अगर डी इक्वल ए -1 रखेंगे तो आप इसमें पाएंगे, क्योंकि रूट मैच कर रहा था ना -1 एक वैल्यू से, तो स्टार्टिंग में -1 आ रही है ना m की वैल्यू, तो मैच कर रहा है, मतलब टाइप नंबर 3 हो गए जिसमें डिनोमिनेटर 0 करते थे हम। तो इसलिए यहां z से मल्टीप्लाई करना होगा न्यूमरेटर को और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, तो लिख देंगे डिनोमिनेटर इक्वल 0, सो PI2 इज इक्वल 10z e टू द पावर माइनस z और इसको डिफरेंशिएट करिए नीचे वाले को 3d स्क्वायर और -2d। अब कोई दिक्कत नहीं होगी, अब आप इसमें सीधा क्या कर सकते हैं, d को a रख दीजिए, रखिए d को a, तो जब आप इसमें d को a रखेंगे, नाउ एट d इक्वल a मतलब माइनस, तो क्या पाएंगे 10z e टू द पावर माइनस z अपॉन 3 हो जाएगा और प्लस 2 हो जाएगा, तो 5 हो गया, तो 10z e टू द पावर माइनस z अपॉन 5 हो गया, 5 टू जो 10, तो इसलिए यहां पर 2 कैंसिल होकर z e टू द पावर माइनस z बनाएगा। ये इसका सेकंड PI है। CF प्लस PI1 प्लस PI2 इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे और फिर लास्ट में z को रिप्लेस करना होगा x के लिए, तो देखिए कैसे होगा, बनाइए। हाँ जी, y इज इक्वल, बताइए, C1 e टू द पावर माइनस z प्लस C2 cos z C3 sin z और सबके बाहर e टू द पावर z था, ये तो था इसका CF। PI नंबर 1 क्या है, प्लस 5 e टू द पावर z और ये PI नंबर 2 प्लस 2z e टू द पावर माइनस z, ये इसका सॉल्यूशन आया z की टर्म्स में। अभी आप इसको रिप्लेस भी करेंगे, कैसे रिप्लेस करना है, z को log x रख के, क्योंकि हमने a की पावर z को क्या रखा हुआ है, x रखा हुआ है, ये चीज हम भूलेंगे नहीं कभी, इसलिए मैं 2-3 बार आपको लिखवा रहा हूं ये, कि जहां भी e की पावर z है उसको आप सीधा x रख दीजिए और जहां z आ रहा है अकेला उसको log x रख दीजिए। ये दोनों वैल्यू आपस में रखिए और तब देखें क्या मिलेगा, y इज इक्वल C1 x की पावर -1 प्लस ब्रैकेट में C2 cos, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे log x प्लस C3 sin
साइन, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे log x, और e टू द पावर z को क्या लिखना है, x लिखना है, x प्लस 5 e की पावर z को x लिखना है, प्लस 2z, और z को क्या लिखना है, log x, और वो जो e की पावर माइनस z है ना, उसको मैं पहले लिख रहा हूं 2x की पावर -1 log x, ऐसे करके। चाहे तो x को अपॉन पर भी बना के लिख सकते हैं, अदरवाइज तो ये भी सही है। इस तरह से आप अपने आंसर को x और y में कन्वर्ट करके बना के लिखना होगा लास्ट में। देखा आपने, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे 10, 15, 13, 20 मार्क्स तक ये आपको ये क्वेश्चन देता है। बहुत अच्छे सवाल हैं, ठीक है। एक और देखो, 2013 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2013 और 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी के अंदर, तो इस एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होगा। क्या है ये, x डबल डैश एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश एक्स वाई प्लस वाई लॉग एक्स साइन लॉग एक्स, 2 बार लिखा है, ठीक है। अच्छा सवाल है। देखो इसको लिखेंगे d -1, इसको लिख देंगे d, और ये होगा 1, y सबसे बाहर, इस तरह से कॉमन ले लिया। समझ पा रहे होंगे आप, ये 2 एक्स स्क्वायर पावर है तो 2 फैक्टर, एक है तो एक, और एक भी नहीं तो +1, कॉमन y बाहर गया, और राइट साइड में log x, इसको क्या रखना होगा, z, और साइन फिर से z हो जाएगा, क्योंकि x को e टू द पावर z रखते हैं, और log x क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, log x z हुआ, साइन log x z हुआ। तो टाइप नंबर 8 वाला पीआई बन जाएगा इसमें, ठीक है। थोड़ा ठीक कर लो इसे, डी स्क्वायर माइनस डी प्लस डी खत्म, कैंसिल, +1 y इज इक्वल z साइन z। तो इसका CF तो आप जानते हैं, कॉम्प्लेक्स वाला हो जाएगा C1 cos z प्लस C2 साइन z। ये तो हम अब जल्दी से लिख देते हैं, आप समझ लेना इसको, कॉम्प्लेक्स वाला C1 cos z प्लस C2 साइन z। पीआई पे जरा फोकस करिए, पीआई कैसे निकलेगा इसका। पीआई के लिए आप क्या करें, पीआई इज इक्वल z साइन z अपॉन डी स्क्वायर और +1। ये है अब समझने वाली बात। इस क्वेश्चन को करने का मकसद ही ये है कि आप इसका पीआई जरा सोचें, क्योंकि हम यहां एक्चुअली 2 काम एक साथ कर रहे हैं। एक तो ये चैप्टर 7 टाइप 1 हो रहा है, कॉची आइलर इक्वेशन, या फिर कहीं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और दूसरा ये चैप्टर 4 का पूरा रिवीजन हो रहा है, चैप्टर 4 का। तो अब आप इसमें देखें, ये टाइप नंबर 8 था, पीआई निकालना सिखाया था मैंने टाइप नंबर 8 में, एक फॉर्मूला भी था, अदरवाइज हमने इसको एक जनरल मेथड में टाइप 7 से कन्वर्ट करके ही किया था। उसमें आपको याद है तो हमने क्या किया था, z इसके एंगल को e की पावर आयटा पर कन्वर्ट करके कर दिया था, ऐसे डी स्क्वायर प्लस 1, याद आया, e की पावर आयटा इंटू एंगल। और अब देखो ये तो था चैप्टर नंबर 4 टाइप नंबर 8, अभी ये क्या बना, चैप्टर नंबर 4 टाइप नंबर 7, ये बन गए दो। इस तरह से हम इसकी कैटेगरी बनाते हैं, और आपको अब इस तरह से याद होगा कि पहले e का यूज करना है, तो यूज ऑफ e टू द पावर आयटा z। इसमें क्या करना है, d को d प्लस आयटा से रिप्लेस, और जैसे ही अब इसको रिप्लेस करते हैं e की पावर आयटा z, अब ये टाइप कौन सा बन गया, d प्लस आयटा का होल स्क्वायर और +1। अब जाकर ये चैप्टर नंबर 4 का टाइप नंबर 6 बन गया। तो देखो अभी तक टाइप नंबर 6 का इस्तेमाल नहीं हुआ था कहीं, यहां पे इस क्वेश्चन में टाइप 6 का इस्तेमाल हो रहा है। तो याद कीजिए वो चैप्टर 4 जिसको हमने बहुत अच्छे से कराया, इसलिए ये बुक को पूरा इसी कैटेगरी में आपको पढ़ना है, जैसे मैंने आपको समझाया था। हर एक टाइप आपको कैटेगरी वाइज याद होना चाहिए, जहां भी आप बुक में देखें उसी हिसाब से आपका वो टाइप एकदम मैच होना चाहिए, ठीक है। और जो एवरेज ये 80+ मार्क्स अकेला डिफरेंशियल इक्वेशन आपको देके जाएगा, और इसका एक भी क्वेश्चन नहीं कट होगा। बच्चे यही गलतियां कर देते हैं, वो यहां पता नहीं क्या क्या लगाने शुरू कर देंगे, अगर उनकी कैटेगरी बिल्कुल डिफरेंट नहीं है, उनकी पहचान क्लियर नहीं है, जैसे टाइप में मैंने आपको समझाया, तो फिर वो फंस जाएंगे और फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। आपको इसी कैटेगरी में जैसे मैंने तुम्हें समझाया बिल्कुल ऐसे ही इस बुक को तैयार करना है, फिर एक भी नंबर कटने का कोई चांस नहीं होगा, फुल मार्क्स इस बुक में से आपको मिलेंगे। देखिए आगे इसको बढ़ाते हैं, e की पावर आयटा z अपॉन ये होगा डी स्क्वायर प्लस 2 आयटा डी, और प्लस आयटा स्क्वायर तो -1 होता है, और ये +1 कैंसिल हो जाएगा, बस इतना ही बचेगा। अब याद कीजिए इसको हम पॉलिनोमियल बनाते थे ना x की पावर n का, तो ये z की पावर 1 है, और इसमें बाइनोमियल से इसका एक्सपेंड करते थे, तो उसके लिए हम क्या करते थे, e की पावर आयटा z, और यहां से 2 आयटा डी कॉमन, 2 आयटा डी कॉमन, तो क्या करेंगे 1 प्लस डी स्क्वायर की एक पावर तो कॉमन चली जाएगी, तो क्या बचेगा d अपॉन
2 आइटा ऊपर z, ऐसे रहेगा। ठीक है, अब और थोड़ा ठीक कर दें इसे, आइटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें अगर हम, तो ये हो जाएगा माइनस आइटा e की पावर आइटा z अपॉन 2, और ये 1 अपॉन डी, और क्या कीजिए अंदर भी कर सकते हैं, तो 1 माइनस आइटा डी अपॉन 2 और होल पावर -1, और ये z। अब याद कीजिए डबल स्टार क्या था, याद कीजिए डबल स्टार, डबल स्टार का मतलब यह है कि z कितने डेरिवेटिव सह पाएगा। बाइनोमियल को उसी टर्म्स तक तो एक्सपेंड करते थे जितने डेरिवेटिव वो सह पाए, तो यहां आपका डबल स्टार डी है, एक ही तो डेरिवेटिव सह पाएगा, एक से ज्यादा तो जीरो हो जाएंगे ना, इसलिए आप यहां डी जेड तक ही एक्सपेंड करेंगे, मतलब डी तक ही एक्सपेंड करेंगे, मतलब एक ही टर्म एक्सपेंड करेंगे बाइनोमियल से। क्या बनेगा, e टू द पावर ये आइटा माइनस के साथ में माइनस आइटा e टू द पावर आइटा z अपॉन 2, ये 1 बाई डी एज इट इज रहने दो, 1 दोनों साइन सेम है तो प्लस हो जाएगा आइटा डी अपॉन 2, और बाहर चल रहा है z, ऐसे। ठीक है, अब z को अंदर मल्टीप्लाई करो, जहां d है वो उसका डिफरेंशिएशन करेगा। ठीक है, तो देखो क्या क्वेश्चन में वो चैप्टर 4 की भी इसमें एंट्री कराकर ये जानना चाहते हैं कि आपकी नॉलेज का लेवल कितना है, तो ये पूरा मेंस का बहुत स्मार्ट क्वेश्चन है ये। माइनस आइटा e टू द पावर आइटा z अपॉन 2, ये 1 बाई डी एज इट इज, यहाँ पे z से मल्टीप्लाई आइटा और ये डी जेड अपॉन 2 इस तरह से, उसके बाद माइनस आइटा अपॉन 2 e टू द पावर आइटा z, ये 1 बाई डी ऐसे, और अब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप क्या पाएंगे, आप यहां से पाएंगे z और प्लस आइटा अपॉन 2, क्योंकि d जो है ना वो z का एक बार डिफरेंशिएशन करेगा तो z का डिफरेंशिएशन 1 ही हो जाएगा। ठीक है, अब जरा इसको थोड़ा सा ठीक करके लिख दें, कैसे ठीक करके लिखना है, देखो कुछ इस तरह से। पहली बात, यहां से 2 एलसीएम लेकर बाहर निकाल दो, और दूसरी बात ये आइटा है, इसको भी आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख दो माइनस 1/4, 1/4 आइटा, ये चलो ऐसे लिखने दो। अब इसका इंटीग्रेशन और कर देते हैं, 1/2 e की पावर आइटा z, पहले इंटीग्रेशन कर दो इसका, z स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस आइटा z अपॉन 2, क्योंकि 1/d इसका इंटीग्रेशन भी करेगा ना। अब 2 को निकाल लीजिए बाहर, तो क्या पाएंगे आप, देखो 1/4 माइनस के साथ e की पावर आइटा z, और यहां इस आइटा को अंदर मल्टीप्लाई करा देना, तो आपको मिलेगा आइटा z स्क्वायर और माइनस z। ये माइनस z कैसे हुआ, आइटा 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 स्क्वायर होगा, जिसको हम -1 लिख देंगे, ये रहा। ओके, अब जरा ध्यान दो क्या किया जाता था इसके बाद, इसको एक्सपेंड करते थे, e की पावर आइटा को एक्सपेंड करते थे, cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, इस तरह से, तो cos z प्लस आइटा साइन z, और अंदर आइटा z स्क्वायर माइनस z, इस तरह से लिखा जाता था। अब जरा हमें एक बात बताइए कि यहां cos चल रहा था कि साइन चल रहा था, साइन, तो pi जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि हमने लिखा था cos के लिए रियल पार्ट होता था, साइन के लिए इमेजिनरी पार्ट। याद नहीं है तो नोट करके लिख लीजिए, cos के लिए रियल और साइन के लिए इमेजिनरी पार्ट इसका pi था, वैसे आपको याद होना चाहिए। और उसके लिए मैंने बताया था कि अगर आपको इमेजिनरी पार्ट चाहिए तो रियल वाला तो इमेजिनरी से मल्टीप्लाई करता है और इमेजिनरी वाला रियल से मल्टीप्लाई करता है। ये थोड़ा एक शॉर्टकट मैंने समझाया था, सबको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, जो आपके काम की टर्म्स है बस उसको निकाल लीजिए। तो बेसिकली इसका पीआई आएगा -1/4, -1/4, क्या कर सकते हैं, जेड स्क्वायर कॉस जेड और माइनस जेड साइन जेड, ये रहा। चाहे तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करके रिवर्स कर लो उसको, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बाकी तो लास्ट लाइन हम पी आई की लिख देते हैं, 1/4 जेड साइन जेड माइनस जेड स्क्वायर कॉस जेड, ये है आपका पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रल। सीएफ निकाल ही चुके थे स्टार्टिंग में, आपने इसके पीआई को समझा ठीक से, पीआई में ही क्वेश्चन फंसा है पूरा, और इस पीआई को निकालना ही सबसे बड़ी बात है इसमें। सीएफ तो वही था, m स्क्वायर प्लस 1 0 प्लस माइनस आइटा से कॉम्प्लेक्स एंड नॉन रिपीट के केस से आपने कर दिया था। हाँ जी, तो अब इसको क्या कीजिए, जोड़ के लिखना होगा, CF प्लस PI दोनों। कैसे लिखेंगे,
y इज इक्वल C1 cos z C2 sin z, इसके बाहर से कुछ नहीं था। अब प्लस 1/4 आगे z sin z माइनस z स्क्वायर cos z, इस तरह से। अब वापस करना होगा क्या, x को e टू द पावर z और log x कहीं है तो उसको z, यानी z के बदले log x, ये दोनों वैल्यू आप इसमें रखिए और फिर आप देखेंगे कि क्या वैल्यू आपकी बन के आती है। देख लीजिए लास्ट लाइन, y इज इक्वल C1 cos log x, क्योंकि z अपनी वैल्यू ले रहे हैं ना cos, ये देखो log z log x प्लस C2 sin, और फिर से क्या आएगा log x प्लस 1/4, ये लिखा हमने 1/4, हाँ log x इंटू साइन ब्रैकेट में log x ऐसे, और फिर से log x का स्क्वायर, log x का होल स्क्वायर इंटू कॉस ब्रैकेट log x, ये इसका एंगल है और ये इसका पीआई बना। इस तरह से आपका ये कंप्लीट आंसर बन के आता है, आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। तो किस तरह से इसमें देखो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ये भी आपको थोड़ा सा समझना है। चैप्टर 4 का टाइप नंबर 8 इसमें लगा पीआई निकालने वाला, तो इसका पीआई निकालना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पीआई को थोड़ा सा आप एक बार ढंग से अपने आप निकाल के देखना, तो अब उसके बाद आपको ये क्वेश्चन बहुत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8, ये भी कुछ इसी के जैसा क्वेश्चन है, थोड़ा समझते हैं इसको भी, आसान है ये भी। क्या पाएंगे देखो इसमें भी, देखो दिख रहा होगा क्वेश्चन आपको, जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है उतनी ही x की पावर है, और ये 2019 में 15 मार्क्स का पूछा गया, अभी लेटेस्ट 2019 में ये क्वेश्चन हाल फिलहाल में 15 मार्क्स तक ये क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल सेम उसी तर्ज पर, उसी के बेसिस पर। तो इन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से तैयार करना है, कोई भी क्वेश्चन इसका छोड़ेंगे नहीं आप। क्या कीजिए, d -1, इसको क्या करेंगे d, और ये -3 y, ठीक है, इज इक्वल, इसको e की पावर 2z बना देंगे और log x को क्या बना देंगे, z बना देंगे। क्यों, क्योंकि x इज इक्वल e की पावर z है और log x इज इक्वल z है, और बाकी इन सबको रिप्लेस किया जाता है इस तरीके से। ठीक है, और इसको ठीक करें तो डी स्क्वायर माइनस डी तो -2d और -3 y इज इक्वल z e टू द पावर 2z, इस तरह से। अभी f dy हो गया, आंसर इसका cf प्लस pi होगा, तो इस तरह से आप इसका cf प्लस pi करेंगे, और cf इसका डायरेक्ट लिख दें, बताओ जरा cf क्या आएगा, e टू द पावर 3z -1z, है ना, क्योंकि रियल और डिस्टिंक्ट इसका फैक्टर आ जाएगा -1, 3, तो वो तो आप देख लेना इसका फैक्टर करके। अब हम इसका पीआई समझा देते हैं आपको। पीआई देखिए, पीआई कैसे समझा, देख लीजिए, पीआई पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो पीआई में लिखा है z e टू द पावर z, यही है z e टू द पावर z अपॉन 2z है, ठीक है, 2z अपॉन डी स्क्वायर -2d और -3। चलिए अब इसको करते हैं, फिर से इसमें वही केस आ गया, दो फंक्शन है और उनमें से एक e है, तो सबसे पहले e का यूज करना होगा। क्या लिखेंगे, यूज ऑफ e टू द पावर 2z, ऐसे। तो d को d प्लस 2 से रिप्लेस करिए सबसे पहले, और जैसे आप इसको रिप्लेस करेंगे तो e जो है वो पहले शिफ्ट हो जाएगा इस तरह से, e की पावर 2z और z अपॉन d प्लस 2 का होल स्क्वायर -2 d प्लस 2 और -3, ऐसे। अब जरा इसे मल्टीप्लाई करके ठीक करके बताइए क्या बन रहा है, z अपॉन डी स्क्वायर प्लस 2d -3, ठीक है। अब क्या करना है, अब आप इसमें बाइनोमियल थ्योरम से इसका एक्सपेंशन करेंगे, क्योंकि ये टाइप नंबर 6 बन चुका है,
x की पावर n वाला जो बाइनोमियल था एल्जेब्राइक, इसके लिए हमें पता है इसमें से कांस्टेंट कॉमन लेना होगा, a की पावर 2z z अपॉन -3 कॉमन, और ये 1 माइनस पूरा d स्क्वायर प्लस 2d अपॉन 3 एज इट इज इन दिस ब्रैकेट। इसके बाद इसको आप ऊपर लेके जाते हैं तो -1/3 e टू द पावर 2z एज इट इज रखो, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 1 माइनस डी स्क्वायर प्लस 2d अपॉन 3 की होल पावर -1 इंटू z, ये ऐसे बनता है। अब आप बताइए डबल स्टार क्या है? डबल स्टार याद करो, डबल स्टार मतलब ये कितने डेरिवेटिव सह पाएगा? एक डेरिवेटिव, क्योंकि z की एक पावर है ना, इसलिए। तो आपके काम का डी स्क्वायर तो है नहीं, ये बेकार है आपके लिए, बस आप 2d लिखेंगे अपॉन 3, तो ठीक है, -1/3 e टू द पावर 2z। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो चैप्टर 4 का टाइप नंबर 6 देखें, उसमें अभी हमने लास्ट लेक्चर में जो फिनिश किया है। तो 1 प्लस 2d अपॉन 3, बस अपने काम की ये चीज है, इतना ही रखेंगे, और आगे हमारे हायर डेरिवेटिव 0 हो जाएंगे। -1/3 e टू द पावर 2z, तो z प्लस 2 dz अपॉन 3, इस तरह से। उसके बाद आप इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर दीजिए, -1/3 e टू द पावर 2z, और ये क्या होगा z प्लस 2/3, ठीक है। ज्यादा कीजिए, एलसीएम ले लीजिए इसका पीआई का, तो क्या बनेगा -1/9 z प्लस 2 इंटू e टू द पावर 2z, ये है इसका पीआई। और सीएफ वो पीआई, ये दोनों को पहले जोड़ के लिखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, z को x में कन्वर्ट करना होगा। तो बताइए जरा सीएफ क्या था? y इज इक्वल c1 e टू द पावर 3z, c2 e टू द पावर -z, और ये pi -1/9 z प्लस 2, ऐसे। अच्छा 3z हो जाएगा, ठीक है, एलसीएम लेके वो 3z हो जाएगा, ओके। हाँ, अब यहां वापस करिए, किसको वापस करना होता है? x को a की पावर z सच दैट log x इज इक्वल z। ये दो वैल्यू जब आप इसमें वापस करते हैं, उसके बाद आपका आंसर कैसा होगा? y इज इक्वल c1 x³ प्लस c2 x की पावर -1, उसको 1/x भी बना सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, -1/9 और 3 log x, z है ना, उसके बदले क्या लिखना है? log x लिखना है, प्लस 2 और फिर बाहर से x स्क्वायर। ये होगा आपका इसका लास्ट में फाइनल आंसर, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी था, इसे भी हमने होमोजीनियस के इस मेथड से कर दिया है। एक और देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा सवाल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन टेंड टू 0 एज x टेंड्स टू इंफिनिटी। आपको यहां से लैम्डा की एक वैल्यू निकाल के बतानी है, जिससे कि x की वैल्यू इंफिनिटी होने पर आंसर 0 को टेंड करता है, 0 हो जाए। y इज इक्वल 0, यहां पर ये दिया है y टेंड्स टू 0 एज x टेंड्स टू इंफिनिटी, तब आप लैम्डा की वैल्यू बताएंगे कि लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी। कंडीशन ये, जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहां लिखा है एक्स स्क्वायर और डबल डेरिवेटिव, x और सिंगल डेरिवेटिव, और ये लैम्डा की वैल्यू आपको बतानी है। तो बहुत आसान है ये भी, इसमें लैम्डा का कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा। पहले बताओ, इसको रिप्लेस करेंगे तो d -1 ऐसे, और 3d इस तरह से, और माइनस लैम्डा एज इट इज रहने दो इसको ऐसे, y इज इक्वल टू 0, RHS पे कोई फंक्शन नहीं है। इस तरह से बताओ, इस फंक्शन को क्या लिख सकते हैं? d स्क्वायर और प्लस 2d माइनस लैम्डा y इज इक्वल टू 0, ऐसे बना सकते हैं इसे, बताओ, ठीक है, ओके। इसका आंसर तो बस जस्ट y इज इक्वल CF होगा ना, y इज इक्वल CF इसका आंसर होगा, क्योंकि RHS में कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है। जब y इक्वल CF आंसर होगा तो फॉर CF क्या करते हैं आप? फॉर CF पुट d इक्वल m इन FD में d को m रखते हैं, तो क्या पाएंगे? m स्क्वायर प्लस 2m माइनस लैम्डा। अब हमें नहीं पता लैम्डा की क्या वैल्यू, यही हमें निकालना है। फिलहाल आप इसमें क्या करें, m स्क्वायर प्लस 2m, इसके लिए श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा दो इसमें, -2 प्लस माइनस b स्क्वायर 4 और -4ac, तो प्लस 4 लैम्डा आएगा ऐसे,
अपॉन 2a तो 2, ठीक। या फिर इसको आप ठीक करें तो -2 प्लस -2 और रूट में 1 प्लस लैम्डा अपॉन क्या कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं इसे। m इज इक्वल क्या लिखा है, -1 प्लस -1 प्लस लैम्डा। इस तरह से ये हमने m की वैल्यू रख दी। अब अगर लैम्डा की वैल्यू रूट में आ गई है और ये डिपेंड करेगी कि अगर लैम्डा की वैल्यू 1 से पॉजिटिव में बड़ी है, यानी अगर इफ हम यहां पे कह रहे हैं इफ 1 प्लस लैम्डा ग्रेटर देन 0 और लैम्डा ग्रेटर देन -1, तो उस केस में ये बताओ लैम्डा ग्रेटर देन -1, उस केस में क्या ये 0 हो पाएगा, ये रियल और डिस्टिंक्ट हो पाएगा। देखो इस केस में अगर ये पॉजिटिव है तो यहां ये वाला रियल और डिस्टिंक्ट हो जाएगा ये केस, यानी आप इसको रियल और डिस्टिंक्ट की तरह लेके चलो फिलहाल, रियल एंड डिस्टिंक्ट लेट करके हम ये कह लेते हैं कि अभी फिलहाल हम इसे रियल और डिस्टिंक्ट के केस की तरह लेके चल रहे हैं। और अगर ये 0 को टेंड करे तब लैम्डा पे क्या कंडीशन आएगी उसके अकॉर्डिंग हम आंसर निकालेंगे। तो जरा समझिए, हाँ जी, इसका CF क्या बनेगा, y इज इक्वल C1 e टू द पावर -1 प्लस √1 प्लस लैम्डा ऐसे z प्लस C2 e टू द पावर -1 माइनस 1 प्लस लैम्डा और ये z, इस तरह से लिख सकते हैं। अभी हमें वापस भी करना होगा, क्या वापस करना होता है, सिंस e टू द पावर z इज इक्वल x है, तो इसलिए अब जब इसको आप वापस करेंगे तो क्या आएगा, y इज इक्वल C1 x टू द पावर -1 प्लस 1 प्लस लैम्डा और C2 e टू द पावर -1 प्लस नहीं -1 माइनस 1 प्लस लैम्डा, कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, ये दो वैल्यू इसमें आ जाएंगी। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि इफ x टेंड्स टू इंफिनिटी देन y टेंड्स टू 0। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ x टेंड्स टू इंफिनिटी देन y टेंड्स टू 0। ये x होना चाहिए, x है, ठीक है, ये x है, x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू इंफिनिटी है तो y की वैल्यू 0 को टेंड करेगी। अब y 0 को कब टेंड कर सकता है, ये समझिए कि अगर x की पावर नेगेटिव आएंगी ना, इफ पावर ऑफ x आर नेगेटिव देन क्या कह सकते हैं, देन लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी और x की पावर नेगेटिव है तो x की कुछ भी पावर होंगी यहां पर p मान लीजिए, तो वो क्या होगा, वो पक्का 0 को टेंड करेगा ना, इस तरीके से। यानी हम यहां पर ये कहना चाह रहे हैं कि ये फंक्शन जो ना x की पावर -1 डेफिनेटली नेगेटिव पावर है और x की पावर -1 ये भी डेफिनेटली नेगेटिव पावर है, तो x अपॉन पर आएगा, दोनों टर्म्स 0 हो जाएंगी तो y 0 को टेंड कर जाएगा, बेशक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां डिपेंड करता है लैम्डा की वैल्यू के ऊपर, अगर लैम्डा की कुछ वैल्यू ऐसी आ गई जो -1 से बड़ी है, इस रूट की पूरी कंप्लीट वैल्यू, तो फिर x नीचे नहीं जाएगा ना। इसी तरह से यहां भी केस है। अब अगर यहां पर हम ये कह दें कि लैम्डा वाला जो टर्म है यानी 1 प्लस लैम्डा की जो टर्म है ये वैनिश कर जाए, मींस अगर 1 प्लस लैम्डा का ये जो पूरा कंप्लीट फैक्टर है जो अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहा है इस बात की कि x पॉजिटिव भी हो सकता है, तो हम क्यों ना यहां लैम्डा की इस शर्त पे ये बताएं कि 1 प्लस लैम्डा की ये टर्म वैनिश कर जाए, 0 हो जाए, उस केस में हम ये डेफिनेट कह सकते हैं कि x की पावर नेगेटिव हो जाएंगे। ये पावर्स नेगेटिव हो जाएं तो y हमेशा 0 को टेंड करेगा। देखो उसने कहा ना y आंसर, एवरी आंसर 0 को टेंड करे, कोई भी आंसर 0 को टेंड करे, तो फिर इसकी ये जो 1 प्लस लैम्डा वाला जो फैक्टर है ना, ये हमें ध्यान से देखना पड़ेगा कि ये टर्म, ये वाला फैक्टर वैनिश होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, फॉर दिस √1 प्लस लैम्डा शुड वैनिश, ये 0 होना चाहिए। जब ये 0 होगा तो तब देखिए क्या बनेगा, तब बनेगा दैट इज करके √1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 एंड इट गिव्स लैम्डा इक्वल -1।
लैम्डा की वैल्यू -1 होगी, तब उस केस में जरा देखो y इज इक्वल कितना आएगा, c1 x की पावर -1 प्लस c2 x की पावर फिर से -1। और अगर यहां एज x टेंड्स टू इंफिनिटी होगा, x टेंड्स टू इंफिनिटी, x टेंड्स टू इंफिनिटी, देन y भी टेंड करेगा 0 को। एवरी आंसर टेंड्स टू 0। इट मींस x टेंड्स टू इंफिनिटी पर y का हर एक वैल्यू 0 होगा अगर ये लैम्डा वाली वैल्यू -1 हो जाए तो आपको इस क्वेश्चन में यही बताना था कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए एवरी आंसर शुड टेंड्स टू 0 फॉर विच x टेंड्स टू इंफिनिटी। तो आप लिख देंगे लैम्डा इक्वल -1। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। इस तरह से आप इसमें लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। थोड़ा डिस्कशन था कि y की किस वैल्यू के लिए, जैसे कोई भी x इंफिनिटी रखें तो आप इसमें x को नेगेटिव बनाना जरूरी है, और वो तब बनेगा जब लैम्डा वाला जो टर्म जो अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहा है कि 1 प्लस लैम्डा हो सकता है इसके साथ एडजस्ट करके पॉजिटिव भी बन जाए, हम उसी को बोलेंगे कि 0 होना चाहिए, तो वहां से लैम्डा की वैल्यू निकलेगी -1। तो ये क्वेश्चन था, थोड़ा डिफरेंट था, इस तरह से पूछा गया क्वेश्चन है लास्ट ईयर में। एक और लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, ठीक है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखिए, और इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप इसको स्पेशल कह सकते हैं, ठीक है, वेरी स्पेशल क्वेश्चन। समझिए क्यों, क्योंकि इसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है उसमें थोड़ा सा आपको नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। पहचान तो आपको हो रही होगी, जितना ऑर्डर का डेरिवेटिव है, 2 ऑर्डर का डेरिवेटिव है, x की कितनी पावर्स लिखी है, 2 पावर्स। जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है x की उतनी पावर लिखी है, और एक भी ऑर्डर का डेरिवेटिव नहीं तो एक भी पावर नहीं है। RHS में कोई फंक्शन है x तो उसके लिए क्या रखते हैं, a की पावर z सच दैट log x इज इक्वल z। ये 2 बातें हमने पहले ही कॉन्सेप्ट में सीख ली हैं, ठीक है। अब आप इसमें रिप्लेस करिए तो आप क्या पाएंगे, d -1 प्लस 4d और प्लस 2, ये रहा y इज इक्वल e टू द पावर x की जगह e की पावर z। बस यही एक टर्निंग पॉइंट है इसमें। इस पॉइंट की वजह से, इस फंक्शन की वजह से हम यहां देखेंगे कि ये इसका पीआई निकालना कुछ एक डिफरेंट स्टाइल से होगा। यानी अब आप इस फंक्शन में राइट साइड की वजह से कुछ नया सीखेंगे आज, और ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, अभी तक आया नहीं है, लेकिन हो सकता है ये अब नेक्स्ट इस एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन आ सके, क्योंकि हमारा जो इस एग्जाम का ट्रेंड है वो थोड़ा टफर एंड टफर होता जा रहा है, थोड़ा सा आगे हाई लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जरा समझिए इसको, ठीक करें तो डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 3d और प्लस 2 हो जाएगा 2, y इज इक्वल e टू द पावर z। इस तरह से देखो, CF में इसके कोई बड़ी बात नहीं है, CF तो आप इसका आराम से -1 -2 इसके 2 फैक्टर आ जाएंगे और वो निकाल सकते हैं। हम सीधा इसके CF तो लिख रहे हैं, इस पर कोई डिस्कशन नहीं है, वो तो बहुत ईजी है। C1 e की पावर -z प्लस C2 e की पावर -2z, ये तो है इसका CF। अब बात करते हैं इसके PI पर। PI थोड़ा इंटरेस्टिंग है, उसको समझने के लिए आपको ये जरा PI दिखा देते हैं कैसे निकलेगा। RHS e टू द पावर z अपॉन क्या है, d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2। अब समझिए इस PI के बारे में, अगर इस तरीके का PI आपको निकालना पड़े, आज तक हमने ऐसा PI नहीं निकाला, e की पावर z या कुछ डिफरेंट टाइप का PI आपको निकालना पड़े, उस केस में क्या कीजिएगा, ये जो अपॉन वाला फैक्टर है ना, ये FD, इसको फैक्टराइज कर लो लीनियर फैक्टर्स में, ध्यान रहे, इसको फैक्टराइज इनटू लीनियर फैक्टर्स। ये वर्ड बड़ा स्पेशल है, इस पे ध्यान लगाना। लीनियर फैक्टर लीनियर होने चाहिए तभी ये थोड़ा सा सॉल्व हो पाता है, लीनियर से थोड़ा आसान पड़ जाएगा, क्वाड्रेटिक से भी हो जाएगा, लेकिन ये मोस्टली लीनियर फैक्टर में काम करेगा। 2 ही क्वेश्चन है इस टाइप के पूरी बुक के अंदर, एक मैंने ये है और एक आपको असाइनमेंट में दिया, अभी उसका हिंट भी आपको मैं दूंगा। देखिए क्या है, e टू द पावर z अपॉन, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, d प्लस 2 d प्लस 1, सही है, d प्लस 2 d प्लस 1, इस तरह से आप इसको लिख लीजिए। और अब देखो इसका PI कैसे निकलेगा, इसका PI ऐसे निकलेगा जी, हम इसको लिखेंगे PI इज इक्वल 1 अपॉन d प्लस 2 एज इट इज, और इसके जो ब्रैकेट है ना, ये इसको हम एक साथ लिख रहे हैं, e की पावर z अपॉन d प्लस 1, ये देखो ऐसे,
इस फैक्टर को इसके साथ रखना है अलग से, ये फैक्टर अलग और एक फैक्टर अलग। और अब इस फैक्टर को जो आपने इसको ब्रैकेट में एक साथ लिखा है, इस फैक्टर को कुछ नया फंक्शन मानना होगा आपने, और इस नए फंक्शन को, पूरे नए फंक्शन को, इसको आप इसको एक नया फंक्शन u कह देंगे, u, और ये ऐसे रहेगा d+2 और इज इक्वल ये pi पर्टिकुलर इंटीग्रल चल रहा है, इसे इक्वेशन 1 कह देना और वेयर करके लिखना होगा कि u आपने किसको कहा है, e टू द पावर z अपॉन d+1 इज इक्वल आपने u कह दिया इसे। देख पा रहे क्या हुआ? ये कुछ नई ट्रिक है पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने की। इस तरीके का कुछ अजीबो गरीब सा पर्टिकुलर इंटीग्रल आए तो आप उसके फैक्टर करिए, एक एक फैक्टर करने के बाद आप उसको कुछ अलग तरीके से सॉल्व करके लाएंगे। जैसे हमने इसको यहां पर u कंसीडर किया, उसके बाद आप इस फंक्शन को अलग लेके जाएं, और अब देखो जरा कुछ चमत्कार होने वाला है। क्या चमत्कार होने वाला है, ध्यान दीजिए। देखिए, अगर मैं d+1 को राइट साइड में मल्टीप्लाई करूं तो d+1 u इज इक्वल e टू द पावर z चलेगा ऐसे? ध्यान रखना, देखो कुछ बनने वाला है। ये d क्या था, ये डिफरेंशिएशन था विद रिस्पेक्ट टू z, और u को मैं अंदर मल्टीप्लाई करा दूं, हो गया, प्लस ये 1 इंटू u, अभी तक ठीक है, इज इक्वल e टू द पावर z। चमत्कार हो चुका है, और जिनकी दृष्टि काफी तेज है वो समझ जाएंगे कि क्या चमत्कार हुआ है। जरा देखो, ध्यान से देखो क्या बन गए, क्या बने, ये लीनियर फंक्शन बन चुका है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, चैप्टर नंबर 2 टाइप नंबर 3। आया समझ? नहीं, देखो u का डिफरेंशिएशन हो रहा है, पूरी इक्वेशन में u एक बार एक ही पावर पर लिखा है। तो इस तरह से हमने वहां सीखा था कि लीनियर में क्या होता है, अगर कोई फंक्शन एक बार एक ही पावर पर आए तो वो उसी फंक्शन में लीनियर होता है। तो ये लीनियर है, u में लिखो दिस इज लीनियर इन u। तो यहां पर देखो पहली बार चैप्टर नंबर 2 से pi निकल के आ रहा है इसका। इट मींस आप यहां इसका सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, क्या होता है, a की पावर p, a की पावर p, p कौन है, 1, और dz, जिसके रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएशन हो इंटीग्रेशन भी उसी के रिस्पेक्ट पर होता है। याद आ रहे हैं ये शब्द? तो इसी तरीके से आपको वहां पर हमने पढ़ाया था, a की पावर z, ये इसका pi आया। आंसर किसको देते हैं, जिसका डिफरेंशिएशन होता है, आंसर मतलब इसका आंसर। तो u इंटू e टू द पावर z इज इक्वल राइट साइड e टू द पावर z और इंटू e टू द पावर z dz। अब इसका आप सब्स्टिट्यूशन से e की पावर z को t मान के कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो, ध्यान रहे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल रहे हैं pi, और pi में कोई कांस्टेंट नहीं लगता। तो कभी आप सोचो कि इसके इंटीग्रेशन में हम कांस्टेंट लगा देंगे, कांस्टेंट मत लगाना, इसमें कभी किसी pi में कांस्टेंट नहीं लगता है, कभी किसी pi में कांस्टेंट नहीं लगता है इस तरह से। तो क्या कीजिए आप, u e टू द पावर z इज इक्वल, देखो इसको आप t मानेंगे ना, चलो साइड में मान के दिखा देते हैं ऐसे, लेट e टू द पावर z इज इक्वल t, तो e टू द पावर z dz इज इक्वल dt। इस ऊपर वाली पावर को t मानो, ये पूरा dt बन जाएगा। इस तरह a की पावर t dt हो जाएगा, और a की पावर t का इंटीग्रेशन a की पावर t होता है। अब वापस कर दो तो क्या आएगा, u e टू द पावर z इज इक्वल a की पावर z, और फिर से आपको u निकालना है यहां से। तो u इज इक्वल कितना आया, e टू द पावर माइनस z और e टू द पावर z। ये है u की वैल्यू, और इसे उठाओ और क्या करना है, 1 में रखना है, जो भी हमने 1 मानी थी। एक फैक्टर को अलग से लेके गए, वो लीनियर बना, इसे वापस उसमें रखेंगे और फिर से एक नया फंक्शन v मानना पड़ेगा, वो भी लीनियर बनेगा। क्या बोल दिया हमने, इसको इक्वेशन 1 में वापस रखे, अब वो लीनियर फैक्टर इनटू u की ये वैल्यू, उसको अलग से फिर v मानना है, v मतलब टोटल if के बराबर ही हो जाएगा वो, pi के मतलब, और उसके बाद फिर से वो लीनियर बनेगा। देखिए कैसे, कुछ ऐसे, हाँ जी, जैसे आप उसमें रखेंगे तो आपको कुछ इस तरह मिलेगा, pi पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 अपॉन d+2, और u था ना, तो वो u ये है, e टू द पावर माइनस z, e टू द पावर z,
ठीक है, और अब इसी को आपने v कंसीडर कर लेना है से। ये इक्वेशन नंबर 2 है, यानी v का जो आंसर है वही हमारा पीआई होगा, v का जो आंसर है वही हमारा पीआई होगा। और अब फिर से इसको लीनियर बनाना होगा, फिर से लीनियर। कैसे बनाएंगे फिर से लीनियर? ऐसे, सच दैट d प्लस 2 को v से मल्टीप्लाई कराइए और a टू द पावर माइनस z और a टू द पावर z, ऐसे करना है। अब फिर से ये लीनियर बना, dv अपॉन dz, स्मॉल v आएगा, dv अपॉन dz प्लस 2v इज इक्वल a टू द पावर माइनस z a टू द पावर z। ये देख रहे हैं आप क्या हो रहा है? ये चैप्टर इतना स्मार्ट है कि पिछले वाले चैप्टर का पूरा कॉम्बिनेशन है। तो वो क्या करते हैं, हर साल इस वजह से इन्हीं चैप्टर से क्वेश्चन देते हैं, ताकि एक तो उनसे ये चैप्टर भी ना हो और पिछला कॉन्सेप्ट अगर लूज है तो वो चैप्टर भी इनसे ना हो, यानी डबल नुकसान। और इसी के बदौलत अगर आप इसे ठीक से कर लें तो डबल फायदा भी है फिर। और डबल फायदा कैसे मिलेगा? जैसे हम पढ़ा रहे हैं उसी सीक्वेंस में आपको पढ़ना है, तभी आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा कि हाँ कहाँ लीनियर बन रहा है, किस तरह से किस क्वेश्चन को करना है। चलिए फिलहाल अभी इसका हम ये p मानते हुए IF निकालते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फिर से e टू द पावर 2 dz, यानी e टू द पावर 2z, ये हो जाएगा इसका IF। आंसर v को देते हैं तो v इंटू IF e टू द पावर 2z, और RHS में e टू द पावर 2z इंटू ये जो, चलो ऐसे लिखते हैं ना, इंटीग्रेशन q e टू द पावर माइनस z e टू द पावर z और फिर से e टू द पावर 2z dz। ठीक है, फिर से कह रहे हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाला जा रहा है, इसलिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, कहीं कोई सी मत लगा देना इसमें, नहीं तो उलझे फिरोगे फिर। अब इसके बाद इसका इंटीग्रेशन करिए, v e टू द पावर 2z इज इक्वल, फिर से वही केस बन रहा है, देखो e टू द पावर z और a की पावर z dz। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन अभी अभी हमने किया, वापस से क्या बनेगा, e की पावर z हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, है ना। अभी तो किया e की पावर z को t मान के, तो सीधा लिख दिया इसका। और यहां क्या चल रहा है, v e टू द पावर 2z। अभी आपको v निकालना है जो कि हमारा इसका पीआई भी है। क्या निकालना है, v, इसलिए v इज इक्वल e टू द पावर माइनस 2z एंड e टू द पावर z। यही इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल था और यही हमारा v है। ठीक है, इस तरह से आपने इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर इंटीग्रल पी निकाला, और CF तो इसका सिंपल था। अब इसका CF प्लस PI दोनों जोड़ के लिखेंगे और फिर देखेंगे आपकी क्या आ रहा है। देखिए, हाँ जी, CF तो सिंपल था, क्या था सिंपल, y इज इक्वल C1 e टू द पावर माइनस z e टू द पावर माइनस 2z, और ये इसका PI है, e टू द पावर माइनस 2z एंड e टू द पावर z। अभी याद करें किसको रिप्लेस करना होता है, x इक्वल a की पावर z को। तो सिंस x इक्वल a की पावर z सच दैट log x इज इक्वल z, ये दोनों वैल्यू आप इसमें रिप्लेस करिए तो आपको मिलेगा y इज इक्वल C1 x की पावर माइनस 1 प्लस C2 x की पावर माइनस 2 प्लस x की पावर माइनस 2 और a की पावर x। देख रहे हो, ये a की पावर z है ऊपर वाला, इसका x लिख दिया। ये इसका आंसर है। चाहे तो और थोड़ा सा आप इसको बस x वगैरह ठीक करके लिख सकते हैं। किस तरह से बन जाएगा, ऐसे y इज इक्वल C1 अपॉन x C2 अपॉन x स्क्वायर और प्लस a की पावर x अपॉन x स्क्वायर। देख रहे हैं कितना छोटा सा और मासूम सा इसका आंसर है, पर क्या ये मासूम था? बिल्कुल नहीं, ये बहुत छुपा रुस्तम क्वेश्चन है। इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन में दिखाता हूं आपको असाइनमेंट में। देखिए, ये देखिए, ये सारे क्वेश्चन चैप्टर 7 टाइप 1 के असाइनमेंट आपको बना के दिए गए हैं। 5 क्वेश्चन है। ये ऊपर के तो सब क्वेश्चन आप कर लेंगे, x4 वाले हैं, साइन लॉग x और ये वाला चारों क्वेश्चन बहुत ईजी है। लेकिन इस क्वेश्चन का हिंट समझो जरा, 5th वाले का। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी हमने 10 नंबर का क्वेश्चन किया। ध्यान रहे, जब आप इसमें x को e की पावर z से रिप्लेस करेंगे ना, तो ये जो है ना, ये 1 अपॉन x को e की पावर z रखना होगा
और उसका स्क्वायर फंस जाएगा ऐसे ऐसे, देखो। और इस तरह जब RHS पर कोई फंक्शन बनता है तो उसका तो पीआई हमने चैप्टर 4 में निकालना कभी सीखा ही नहीं है। ये क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही होगा, जब आप इसको रिप्लेस कर रहे होंगे ना एक्स स्क्वायर 3dx और ये +1, तो ये क्वेश्चन भी सेम वही है। इसको आप रिप्लेस करेंगे ना d -1 और +3d और +1 से ऐसे y इज इक्वल जो भी वो चल रहा है, तो आप इसमें पाएंगे कि d स्क्वायर और +2d और +1 है, ऐसा है y इज इक्वल, तो देख पाएंगे d +1 का होल स्क्वायर है। ये क्या बनेगा? ये d +1 का होल स्क्वायर बनेगा। तो एक्चुअली इसको आप ऐसे लिखना d +1 और फिर से d +1, और जब इसका पीआई निकालेंगे ना, CF तो सिंपल है, -1 वो तो आ ही जाएगा। पीआई निकालने के लिए क्या करना है, इसका एक फैक्टर 1/d +1 और इसको u मान लेना पूरे के साथ, एक एक फैक्टर करके u मानना, फिर जो आंसर आएगा उसको दूसरे फैक्टर के साथ करके v मानना, ऐसे ही होगा बिल्कुल सेम। ये भी क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का स्पेशल ध्यान रखेंगे। ये दो ही क्वेश्चन है, एक हमने या आपके लिए असाइनमेंट में रखा है, ये भी स्पेशल है, ठीक है, इसके ऊपर स्पेशल लिखना है ऐसे। तो ये स्पेशल क्वेश्चन और 10 नंबर का स्पेशल क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन वो और 5 ही आपके असाइनमेंट में। इन 15 क्वेश्चंस को आप बहुत दिल से अच्छे से तैयार करेंगे और फिर आपका इसमें से 15 to 20 मार्क्स का आज का ये टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन से देखने को आपको जरूर मिलेगा। तो ये था आज चैप्टर 7 टाइप नंबर 1, और आपने देखा हर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, और ये दो ट्रिकी स्पेशल क्वेश्चन मैंने आपको समझाए, इनको भी आपने ऐसे ही करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच।